This conference will now be recorded. लेक्चर के लिए आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया और इस व्याख्यान माला में अभी हमने एक नई परंपरा शुरू की है। उसके तहत मैं आज के लेक्चर के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर दीक्षा खतुरिया से आपका परिचय करवाती हूँ। डॉक्टर दीक्षा खतुरिया राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में आपने यहाँ से बीएमएस किया, उसके बाद प्रसूति तंत्र एवं स्त्रीरोग विभाग में आपने यहाँ से एमडी किया और राजकीय सेवाओं में आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के पद पर भी आप कार्यरत रही और उसके पश्चात राजस्थान सरकार के एक नियम के अनुसार आप अभी उदयपुर कॉलेज में अपना अध्यापन कार्य कर रही है। तो डॉक्टर दीक्षा खतुरिया, मैं आज का लेक्चर आपको हैंडओवर करती हूँ, तो आज आप इसको कोऑर्डिनेट करिए। थैंक यू बेटा। Thank you so much, ma'am. Very good afternoon to all the participants and especially Dr. Ishu ma'am. आज का हमारा टॉपिक है क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ प्रोजाइनी। तो प्रोजाइनी अभी तक हम कॉमनली हमारे लेक्चर्स में जो भी हमने कॉलेज में सुना, सिर्फ एक वर्ड सुना, मतलब इतना इलेबोरेटिव सेशन इस पे हो सकता है ये हमें आज पता पड़ा। लेट्स सी, देखते हैं कि कैसे हमें इससे हम और चीजें गेन कर सकते हैं, कैसे हम इसको और अलग नजरिए से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि हमारी परंपरा है कि सबसे पहले हम भगवान धन्वंतरी को याद करते हैं, तो हम शुरुआत में भगवान धन्वंतरी को याद करते हुए धन्वंतरी वंदना की ओर चलते हैं। कृपया आप सभी इसमें मेरा साथ दें। जय जय हे धन्वंतरि भगवन, तब चरणों प्रणमाम। देव दनुज नर वंदित गदहर, शरणं तव शय्याम। जय जय हे धन्वंतरि भगवन, मथित पयोनिधि मध्य समुद्भव, पाणवमृत धारिन्। सुख दो वर दो धन दो भवतात्, गद भय वारण कारिन्। दीयताम हि लोकेभ्यः सुतरां, स्वास्थ्य चय सुल्लाम। जय जय हे धन्वंतरि भगवन, तब चरणों प्रणमाम। त्वमसि नितान्तं केवलमेक, आमय भीति निहन्ता। सकल सुरासुर गण मनुजानां, मानस पटल नियन्ता। जगति गद विज गर्भ विनाशिन्, भक्त्या वयं भजामि। जय जय हे धन्वंतरि भगवन, तब चरणों प्रणमामि। स्वतंत्र भारते वैद्यक विद्या, भवतु परम स्वच्छंदा। यया समस्ते लोकेऽस्माकं, भूयात् प्रगतिरमन्दा। आयुर्वेदो भवतु समुच्चः, सततमिदं वाञ्छामि। जय जय हे धन्वंतरि भगवन, तब चरणों प्रणमामि। सो भगवान धन्वंतरि को याद करने के बाद हम चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की ओर। हमारे आज की जो गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर ईशू मैम, ये प्रीवियसली इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर काम किया आयु ज्योति आयुर्वेद कॉलेज सिरसा में, और एट प्रेजेंट शी इज वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन SBS DJA आयुर्वेदिक कॉलेज फर्रुखाबाद। वेरी वार्म वेलकम टू यू मैम। So starting today's lecture, I will hand over my session to Dr. Rishu Chaturvedi ma'am. Please, you may start your lecture. मैम आपका वॉइस नहीं आ रहा है, आपका वॉइस नहीं।
ऋषु मैम आपका वॉइस नहीं आ रही, शायद माइक में कुछ गड़बड़ है। एक मिनट बेटा, मैं फोन करके बताती हूँ। दीक्षा एक हाँ मिनट। जी, हाँ जी मैम, हाँ जी बताती हूँ। मैम। एक बार आप ऑडियो पे क्लिक करके देखें ऋषु मैम, ज्वाइन विद ऑडियो पर। नहीं, अभी तो उनका बिल्कुल ठीक हो गया था, ऐसे आवाज आई थी, मगर अभी पता नहीं कैसे चली गई। एक मिनट। अभी हम टोटल 57 पार्टिसिपेंट्स इसमें ऐड हो चुके हैं। आप सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है, मीनवाइल आपका जो भी क्वेरी हो आप मैसेज कर दीजिए, हम आफ्टर द लेक्चर उसे सॉल्व करेंगे या उसको मैम आंसर करेंगे आपके क्वेश्चंस को, जब तक ऋषु मैम का ऑडियो कनेक्ट होता है। हाँ जी बेटा, एक बार है ना वो रीचेक कर रहे हैं, है ना? हाँ जी, हाँ तब जी तक मैम। आप, हाँ तब तक आप कुछ पढ़ा दीजिए, बता दीजिए कुछ भी। ऋषु मैम, हाँ जी ऋषु मैम, मैम। हाँ ऋषु मैम को एक बार बोलो कि वो जो ईयरफोन्स के नीचे वाली केबल है अच्छे से प्रेस करेंगे अपने उसमें लैपटॉप में। कई बार जी ईयरफोन के डॉक्टर, नीचे। हाँ जी मैं बताती हूँ फोन करके। अभी एक बार मैंने उनको सारी चीजें चेक करने के लिए कहा, वरना एक बार मैंने कहा लेफ्ट करके फिर से एंटर कर लीजिए, तो भी शायद कई बार हो जाता है ना? वो मैम कई बार वो जो ईयरफोन है ना उनकी केबल अच्छे से कनेक्टेड नहीं होती जी नीचे। जी 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 डॉक्टर साहब, मैंने बताया, अभी तो एक बार करने देते हैं उनको, फिर बताएंगे, है ना? ठीक हाँ है। जी, हाँ जी। हाँ दीक्षा, आप बताइए बेटा कुछ। हाँ जी, हाँ जी मैम। तो आज जी, का हमारा टॉपिक है क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ प्रजाइनी। तो एज वी नहीं नो इसके कि सिवाय भी कुछ बता आचार्यों सकते ने हैं आप, जब, है ना? हाँ नहीं जी, हाँ कुछ भी जी बता मैम, थोड़ा सकते हैं, हाँ जी जी इंट्रोडक्शन। जी जी, हाँ जी बता हाँ, दीजिए बेटा। तो हाँ, तो जैसा कि एज वी नो कि जब आचार्यगण ने हमारे प्रसव की परिचर्या या प्रसव की प्रक्रिया बताई है, तो उसमें उन्होंने जो स्टेजेस ऑफ लेबर है उसे कुछ इस तरीके से इलेबोरेट करके बताया है। अगर हम मॉडर्न की बात करें तो हम फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकंड स्टेज ऑफ, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, फुल सर्वाइकल डायलेटेशन से लेके अब स्टार्टिंग ऑफ लेबर पेन से लेके फुल सर्वाइकल डायलेटेशन, ऐसे करके फर्दर प्रक्रिया है। लेकिन अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो वहाँ आचार्यों ने ऐसे कुछ स्पेसिफाई वर्ड्स दिए हैं, जैसे प्रजाइनी, भाव मिश्र ने सुखा कहा है, देन आसन प्रसवा, उपस्थित प्रसवा, ना प्रसवदन अभिनेता, ऐसे करके अलग अलग वर्डिंग्स दिए हैं। तो आज हम उस प्रजाइनी पे बात करने वाले हैं। तो अगर हम इसका बहुत ही क्लिनिकल, अगर हम एक चीज देखें कि हम आज तक सिर्फ यही पढ़ते आए हैं कि इसका श्लोक जाते शिथिल मुक्ते हृदय बंधनी सच जगने नारी गिरा सातु प्रजाइनी, मतलब सिर्फ हमें किस श्लोक के भरोसे ही हमें लिखना होता था। और इसमें अगर हम देखें इसमें क्या बताया गया जी एग्जैक्टली दीक्षा, कि दीक्षा एक मिनट। दीक्षा, हाँ, शायद हाँ जी, मैडम बोल हाँ रही जी, हाँ थी। जी। जी ऋषु जी, ऋषु जी, हम्म। हेलो, हमारी आवाज आ रही है ऋषु जी? अच्छा देंगे नहीं करे गले दरार। हाँ जी दीक्षा,
हाँ जी मैम। हाँ बेटा, मैडम का अभी भी कुछ हो नहीं रहा है, आप कंटिन्यू कर लो थोड़ा सा। अच्छा तो मैम, हेतल मैम, हाँ जी। हमें रिशु मैडम ने जो बताना है उसकी इंट्रो थोड़ी बताती हूँ बच्चों को तब तक। हाँ जी मैम बिल्कुल। ठीक है जी मैडम। हाँ जी मैडम। मैम ने जो तैयार किया था, मुझे जो बताया था उन्होंने, शी विल बी टेलिंग कि जो पेशेंट आता है जैसे लेबर में आता है, तो आजकल जो जैसे फ्रेश बच्चे होते हैं या फ्रेश क्लिनिशियन होते हैं, समटाइम्स वो कंफ्यूज होते हैं कि पेशेंट लेबर में भी है या नहीं। तो उसके लिए कौन कौन से पॉइंट्स इनको सोचने हैं क्लिनिकली कि पेशेंट लेबर में है या नहीं है, प्री टर्म लेबर है या पेशेंट अभी फॉल्स लेबर में ही है। एक तो ये पॉइंट, और उसको पेशेंट को कैसे एग्जामिन करना है, उसके बारे में कैसे सोचना है, इस बारे में रिशु मैम बताने वाली है। तो रिशु मैम शेयर करेंगी स्लाइड्स तब तक। अगर आवाज नहीं आ रही तो रिशु मैम को हम कहते हैं स्लाइड शुरू करो शेयर करनी। हेलो मैम, आवाज आ रही है? हाँ रिशु जी, हाँ आवाज मैम आ रही है। हाँ जी मैम। ऑडियो इज ओके, ऑडियो इज ओके जी। जी मैम। मैम जस्ट अ जी सेकंड, मैं जी। स्क्रीन शेयर कर दूं। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी एक्सट्रीमली सॉरी, कुछ प्रॉब्लम हुआ एक्चुअली। नेट तो सही है लेकिन पता नहीं कुछ टेक्निकल। हाँ जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। स्क्रीन आपको दिख रही है? हाँ जी बिल्कुल सही है। मैम जस्ट अ सेकंड, थोड़ा मैं माफी चाहूंगी। जी जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गीता मैम, आप थोड़ा तब तक प्रस्तावना कर दीजिए। मैम म्यूट हटाना पड़ेगा। गीता मैम, गीता मैम म्यूट हो रहा है आपका। गीता मैम। मैम अभी आपको स्क्रीन विजिबल है सबको? हाँ जी हाँ मैम जी। विजिबल है, फर्स्ट स्लाइड दिख रही है। ठीक मैम, जी। मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी अब। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। करो करो, जी जी। ठीक है। हाँ मैम सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ विश्व आयुर्वेद परिषद को, जो मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया अपनी कुछ बात यहाँ रखने के लिए। और सबसे ज्यादा थैंक्स कहना चाहती हूँ रेस्पेक्टेड डॉक्टर हेतल दवे मैडम को, जो इन्होंने, जैसे मुझे गीता मैम ने बताया, मैंने देखा भी ये सीरीज 2015 से कंटिन्यूअस चल रही है। बहुत बड़ी बात है मैम, अप्रोक्स 4+ ईयर्स हो चुके हैं इसको करते हुए। और जैसा कि लोगो ही है कि आयुर्वेद चिकित्सा को राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति में बदलने के लिए हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको मेरी बात वो लगेगी कि हमारी ही पैथी को प्रयास करना पड़ रहा है हमें नेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी टेंडेंसी है जब चीजें फॉरेन से होके आती हैं तो हमें ज्यादा, शायद वो बाहर से जब आती है तो हमें ज्यादा विश्वास होता है उन सारी चीजों पे। तो फिर भी उसको पॉजिटिविटी में लेना चाहिए। एटलीस्ट हम स्टूडेंट्स को, जो न्यू कमर्स हैं और हमारे जैसे, मैं हमेशा अपने आप को, अभी मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस 4.5 ईयर्स हो चुका है, पर मैं अभी भी अपने आप को एक लर्नर और एक बिगनर ही मानती हूँ। हमेशा कितनी बार भी आप किताबें पढ़ेंगे आपको हर चीज नहीं लगती, हर पेशेंट कुछ नया सिखाता है आपको। तो बहुत बहुत थैंक यू एंड स्पेशल थैंक्स टू रिस्पेक्टेड डॉक्टर गीता सिंगल मैम। मैम हमेशा इनकरेज करते हैं मुझे एंड आयुर्वेद को लेके सारी चीजों के लिए। मैम ने बहुत मोटिवेट किया और मैम ने एक मौका दिया ऐसे प्लेटफॉर्म पे बात करने के लिए। तो मैं बस अब अपनी बात को शुरू करना चाहूंगी। आप सबको सुनाई दे रहा है? होप सो सब सुन पा रहे हैं? मैम, यस मैम, रिशु मैम, इट इज ओके, वेरी गुड, कंटिन्यू करो आप। थैंक जी 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 जी। तो अभी जैसे डॉक्टर दीक्षा कह रहे थे कि प्रजाइनी पे नाम सुना है सिर्फ, और कैसे एक सीरीज बना सकते हैं या लेक्चर सीरीज कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ कहना चाहती हूँ कि हम जनरली जब हम पढ़ते हैं हमें ऐसा लगता है हमारे आयुर्वेद में कुछ भी नहीं दिया है, और हमें अपने आयुर्वेद को सिद्ध करने के लिए मॉडर्न चीजों की जरूरत पड़ती है। उसमें कोई बुराई नहीं है, वो भी एक पैथी है। तो हम
मेरा फोकस जो इस लेक्चर सीरीज पे रहेगा प्रजाइनी, तो ठीक है मैंने नाम एक्चुअली डाला है, पर मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स आई विल डिस्कस द मॉडर्न थिंग्स हियर ओनली एंड अनलेस हम जब मॉडर्न क्लिनिकल हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, क्योंकि मॉडर्न सिर्फ मॉडर्न बोलने से ट्रीटमेंट मॉडर्न नहीं होता है, हमें उसका पूरा क्लिनिकल एग्जामिनेशन कैसे करना है। और प्रजाइनी ऑल्दो अपने आप में एक बहुत छोटा शब्द है, लेकिन इट इज वेरी वास्ट। एक फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर को ही मैंने प्रजाइनी के फॉर्म पे इस स्लाइड इस सीरीज में प्रिपेयर किया है, और 35-36 स्लाइड हो गई, मुझे अभी भी कम लग रही थी, मुझे थोड़ा कंसाइज करना पड़ा। तो ऑल्दो द नेम इज वेरी शॉर्ट हियर, बट द कंटेंट इज very what to say, very far content, very big content is there in this. तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगी प्रजाइनी से। इन जनरल ये सुश्रुत संहिता में आचार्य सुश्रुत के द्वारा दिया हुआ शब्द है प्रजाइनी, एंड स्पेशली प्रेग्नेंट फीमेल्स की अलग अलग अवस्थाओं के हिसाब से अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग नाम दिए हैं। तो वो प्रजाइनी हियर इस श्लोका आप सभी जानते हैं, जाते ही शिथिले कुक्षो मुक्ते हृदय बंधने सशूले जगने नारे गेया सातु प्रजाइनी। तो ये इन्होंने एक लक्षण दिया है, कुछ भी नहीं बताया है इसके लिए, सिर्फ एक सिंपल लक्षण दिया हुआ है यहाँ पे। तो जाते ही शिथिले कुक्षो मुक्ते हृदय बंधने, ये एक प्रेग्नेंट फीमेल जो कि नियर टू टर्म पहुंच चुकी है, उसके एक लक्षण बताए हैं कि कुक्षी में शिथिलता, पहला पॉइंट। मुक्ते हृदय बंधने, हृदय के बंधन मुक्त हो गए ऐसा वो फीमेल को फील हो रहा है। थर्ड, सशूले जघने नारी, सशूले विद पेन्स, कहाँ, स्पेशली थाइज रीजन में, नारी गया सातु प्रजाइनी। एक बहुत अच्छा सा कोटेशन इन्होंने दिया है सुश्रुत संहिता में, शारीर स्थान में 10 चैप्टर में। तो इतना ही बोल के आचार्य सुश्रुत ने प्रजाइनी के लक्षण को बोल दिया है। और हम नेक्स्ट देखेंगे, अभी ये सारे पॉइंट्स मैं आपको क्लियर करूंगी आगे। कुछ मैंने लक्षणाज लिए हैं जो कलेक्टिव हैं, कभी कभी आचार्यों ने आसन्न प्रसवा कहा है, तो वो मैं उस पर ज्यादा अभी डिटेल पे नहीं जाना चाहती हूँ, उस पर हम जाएंगे तो ये पूरा सीरीज उस पर ही चला जाएगा। तो लक्षणाज हम थोड़ा देखेंगे। गात्र क्लमता प्रजाइनी है, या फर्स्ट स्टेज ऑफ बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट स्टेज, अर्ली स्टेज और लेट स्टेज में फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो गात्र क्लमता, फटीग, पेन्स आएगा। अभी नॉर्मल किसी भी फीमेल को, डिस्मेनोरिया की पेशेंट या नॉर्मल मेंसेस आते हैं, पेन्स होते हैं, तो पेशेंट डेफिनेटली क्लमजी और क्लमता ऐसा मतलब कि फटीग जैसा फील डेफिनेटली करती है। तो ऑब्वियसली वी आर डीलिंग विद द प्रेग्नेंट फीमेल हियर। वक्ष विमुक्तता, उसको एक जो बॉन्डिंग होती है वहां से विमुक्त फील करती है, कैसे करती है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। पक्षी अवसंसरणन मीन्स वो डिसेंट, जो अब्डोमिनल उसका इतना प्रोट्यूबरेंट रहता है, डिस्टेंडेड रहता है, उसको एकदम से प्रजाइनी जो फीमेल होती है उसे फील होता है कुक्षी का अवसंसरण हो रहा है, डिसेंट हो रहा है। अधोभाग गुरुता, जो अधोभाग है उसमें उसको हेवीनेस फील होने लगती है। वंक्षण वस्ती कटी पार्श्व पृष्ठ वेदना, तो वंक्षण में, फ्लैंक्स में, ब्लेडर एरिया में, कटी में, बैक एरिया में, पृष्ठ पार्श्व में, कहीं ना मतलब पूरे बॉडी में पेन उसको डेवलप होता है। योनि में स्राव, वेजाइनल डिस्चार्ज के लिए यहाँ बोला गया है। ये एक एक चीज हम आगे जाके देखेंगे, मॉडर्न में ही सारी चीजें बताई हुई हैं। योनि विस्फार, इट स्टैंड्स फॉर व्हाट, डायलिटेशन। ये आचार्य काश्यप ने इसको ज्यादा स्ट्रेस देके योनि विस्फारण के लिए बोला हुआ है। आवि का प्रादुर्भाव, हम सब जानते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस। गर्भ उदक प्रसेक, इट इज व्हाट, गर्भ उदक स्टैंड्स हियर फॉर एमनियोटिक फ्लूइड या लाइकर। हम इन जनरल जब हम प्रैक्टिस में रहते हैं तो हमारे मुंह से निकल जाता है लाइकर देखना है। तो अब आप देखिए ये प्रजाइनी और मैंने मिक्स किए हुए हैं हालांकि सिम्टम्स, आप एक एक सिम्टम्स को देखेंगे, और जो लोग गायनी सब्जेक्ट से पढ़ रहे हैं, जो डील करते हैं, पेशेंट देखते हैं, एक एक लक्षण पेशेंट में आपको मिलने वाले हैं। तो कई बार लगता है, मैं जब इंटर्नशिप कर रही थी, मैं किसी पैथी की बुराई नहीं करना चाहती, एक एमबीबीएस सर्जन ने मुझसे कहा था तुमको क्या करना है, मैंने कहा सर मुझे गायनी ऑप्स में इंटरेस्ट है, मुझे आयुर्वेद में करना है। उन्होंने मुझसे कहा तुम्हारे यहाँ है ही क्या, आपके यहाँ क्या करते हैं ऐसा। तो मैंने एक बीएमएस डॉक्टर से डिस्कस किया, उन्होंने कहा पूछना चाहिए था आपकी डिलीवरी कैसे हुई है। आई एम सॉरी टू से, आई डोंट वांट टू डिसरेस्पेक्ट एनीबॉडी। हमें कई बार लगता है हमारे आयुर्वेद में बताया नहीं है, हमारे आयुर्वेद में सब कुछ बताया है, सिर्फ हमारी समझ उस तरह की नहीं है, हम चीजों को समझ पाए। तो मैं बहुत छोटी सी कोशिश कर रही हूँ चीजों को क्लैरिफाई करने के लिए, और बेसिकली हम देखेंगे आगे। तो ये सारे इन जनरल सिम्टम्स बताए हुए हैं हमारे आयुर्वेदा में, अब हम उसको देखेंगे। मेरे नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, पॉइंट टू डिस्कस व्हाट आई एक्चुअली मीन बाय दिस सीरीज टू, बाय दिस लेक्चर। क्यों मैंने ऐसा सोचा इसको करने के लिए, गीता मैम शायद इसके पर कुछ कह रहे थे, तो मैं पॉइंट्स क्या डिस्कस करूंगी इधर पे। ओनली क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर विल बी डिस्कस्ड। सिर्फ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के बारे में मुझे एक्सप्लेन करना है। मैनेजमेंट, कैसा मैनेजमेंट आप कर सकते हैं,
कोई भी पेशेंट आता है, यू कांट गो फॉर द डायरेक्टली, यू कांट गो फॉर द पर एब्डोमिनल और पीवी एग्जामिनेशन। आप डायरेक्टली ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते कि हमें पता है पीवी करना चाहिए तो हम चले गए पीवी करने। कंप्लीट हिस्ट्री एवरी टाइम फॉर ईच एंड एवरी पेशेंट इज वेरी एसेंशियल, इसलिए मैंने कंप्लीट हिस्ट्री लिखा है, मैंने सिर्फ ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री नहीं ऐड ऑन किया है। आप जो प्रैक्टिस करते हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो सब जानते हैं। स्टूडेंट्स आपके लिए भी स्पेशली इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट हिस्ट्री का मतलब हम शुरू से शुरू करेंगे, शुरू से पेशेंट के नाम से हम जनरली शुरू करते हैं, हम उसका एड्रेस नोट करते हैं, पेशेंट हस्बैंड का नेम क्या है, सरनेम क्या है, एज क्या है, सारी चीजें हमें शुरू से ही शुरू करनी है। वो सब कुछ हिस्ट्री के उसमें कैटेगरी में आता है। फिर हम शुरू करते हैं चीफ कंप्लेन से, उसके लिए भी मैं आपको आगे डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट वेरी एसेंशियल टूल इज इन्वेस्टिगेशन। विदाउट इन्वेस्टिगेशन अभी आज के डेट में ट्रीटमेंट करना थोड़ा इम्पॉसिबल सा हो गया है, उसके लिए भी हम थोड़ा सा देखेंगे। एंड माय स्पेशल फोकस ऑन दिस लेक्चर इज ऑन पर एब्डोमिनल एंड पीवी एग्जामिनेशन। स्पेशल फोकस मैंने इस चीज के लिए रखा हुआ है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे लेबर के लिए, क्योंकि हम फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए व्हाट डू यू एक्चुअली मीन बाय द वर्ड लेबर। आप सबको पता है सीरीज ऑफ इवेंट्स, दिस इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। कोई एक चीज होके लेबर नहीं बन सकती है, एक सीरियल में चलती है सारी चीजें दैट टेक प्लेस इन द जेनाइटल ऑर्गन्स in an effort to expel the viable product of conception। See, एक लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सीरीज ऑफ इवेंट चल रही है जेनाइटल ऑर्गन्स में, in an effort to expel the viable products of conception। viable product of conception के लिए लेबर टर्म बोला गया है। out of the womb here stands for the uterus through the vagina into the outer world is called as the labor। तो ये एक नॉर्मल सिर्फ एक लेबर की डेफिनेशन है ये। Next we will see the normal labor, also called as eutosia। इसके 5 पॉइंट्स हैं, पांचों ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्पॉन्टेनियस इज ऑनसेट एंड एट टर्म। आज की डेट में भी साइंस कितना भी ज्यादा तरक्की कर ले, हम कहते हैं आज की डेट में भी कोई भी मशीन अवेलेबल नहीं है, कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है जो ये कह दे इतने बजे ही डिलीवरी होने वाली है। मैडम है, अभी मैडम भी इस चीज को एग्री करेंगे मेरे हिसाब से, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। तो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए इन ऑनसेट एंड इट शुड बी एट टर्म। तो टर्म प्रेगनेंसी की बात हो रही है यहाँ पे। टर्म से पहले डिलीवर कर गया, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्री टर्म। टर्म के बाद डिलीवर कर गया, जैसे किसी का ईडीडी 2 अप्रैल है, 4 अप्रैल हो गया, 5 अप्रैल हो गया, तो दैट कम्स अंडर पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी। एक टर्म आता है पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। मैं आपको यही एक एक चीज में क्लिनिकल पॉइंट्स एड ऑन करती जाऊंगी। टर्म प्रेगनेंसी से 2 वीक्स ऊपर अगर प्रेगनेंसी चली जाती है, 15 डेज ओवर, that comes under post-term pregnancy। तो there is difference between post-dated pregnancy and post-term pregnancy। तो normal labor की criteria में term pregnancy is essential। pre-term में चला गया, अगर 37 वीक से कम में है, 28 वीक से ऊपर हम ले रहे हैं अगर, तब अगर लेबर पेन स्टार्ट हो गए, that not fulfill the criteria of normal labor, that labor comes under pre-term labor। तो with vertex presentation, as you all know, बहुत सारे presentations हैं, vertex है, breach है, पोडालिक है, तो इस तरह से इन जनरल हमारे उसमें वर्टेक्स प्रेजेंटेशन को नॉर्मल बोला गया है। विथ अनड्यू प्रोलॉन्गेशन, अभी हम पढ़ेंगे फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में। सिर्फ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर क्या है ये जानना जरूरी नहीं, उसमें टाइमिंग दी हुई है, द टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो विदाउट अनड्यू प्रोलॉन्गेशन, प्रोलॉन्गेशन नहीं होना है। कैसे नहीं होना, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगी। नेचुरल टर्मिनेशन, टर्मिनेशन शुड बी नेचुरल हियर। फिर क्या है, विदाउट हैविंग एनी कॉम्प्लिकेशन अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ मदर एंड द बेबी। कई बार ऐसे बहुत अटेंडर्स आते हैं, मैडम हमें तो नॉर्मल डिलीवरी ही चाहिए, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। अभी आपने ठीक है, क्योंकि अटेंडर्स नहीं मान रहे, आपको सुनना पड़ा, क्योंकि बिना उनके कंसेंट के यू कैन डू एनीथिंग। आपने करा दी, बच्चा हाथ नहीं लगा, स्टिल बर्थ हुआ, डेड हो गया, फीटल डिस्ट्रेस की वजह से बच्चा आपके हाथ नहीं लगा, तो दैट विल नॉट फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ नॉर्मल लेबर। आपको मदर की भी हेल्थ पे ध्यान रखना है और फीटस के भी जो आउटकम होगा उस पे भी आपको ध्यान रखना है। तो एक एक पॉइंट अगर आप हमेशा ध्यान रखेंगे तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। आपको क्लिनिकली पता है तो आप इस डेफिनेशन को फुलफिल कर सकते हैं, नॉर्मल लेबर की क्राइटेरिया जो है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द स्टेजेस ऑफ लेबर। फर्स्ट, एक्चुअली 4 स्टेजेस बोली हुई हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट स्टेज जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी वो सर्वाइकल स्टेज इन जनरल कही जाती है। इस प्रिपेयरिंग ऑफ द सर्विक्स, प्रिपेयरिंग ऑफ द बर्थ कैनाल, उसको हम देखेंगे। ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट कैसे होता है, ऑनसेट ऑफ द ट्रू लेबर पेन्स। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, लेबर पेन्स भी
एक्चुअल ट्रू होते हैं और फॉल्स होते हैं, तो वहां से आपको ऐड ऑन करना है कि वाकई में ये फॉल्स लेबर में है पेशेंट आपकी कि ट्रू लेबर में है, उसको भी हम आगे देखेंगे। तो एक्चुअली द फर्स्ट स्टेज जो प्रजाइनी बोला है, और प्रजाइनी क्या उसके पहले भी जो है चीजें प्री लेबर की भी स्टेट आती है, हम आयुर्वेद में एक बहुत ब्रॉडर टर्म में उसको ऐड किया हुआ है। तो onset of the true labor pain and ends with the full dilatation of the cervix. Actual labor pain से start होता है और full dilatation, cervix in general close होता है, os close ही रहता है, external os की हम बात करें तो full dilatation here stands for the 10 centimeter dilatation of the cervix, वो हम देखेंगे। तो ये आपका क्राइटेरिया फुलफिल हो गया फर्स्ट स्टेज। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज द टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड आपको जानना है, तभी आपने जो डेफिनेशन पहले पढ़ा कि प्रोलॉन्ग्ड लेबर, आपको कैसे पता चलेगा लेबर इज प्रोलॉन्ग्ड? What is the actual meaning of prolonged labor is when the combined first and second stage duration crosses more than 18 hour, 18 घंटे से ऊपर आपकी पेशेंट पेन में है, तो आपको समझना है दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ द प्रोलॉन्ग लेबर। इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं आपको आगे ऐड ऑन करती जाऊंगी। तो ऐसा नहीं है पेशेंट को दर्द आ रहे, ये करते हैं बहुत लोग, दर्द आ रहे अच्छा ठीक है, जब अच्छे दर्द आएंगे ना तब हम हॉस्पिटल चलेंगे, अभी तुम यहीं रहो, घर पे रहो। डॉक्टरों का क्या है, वो तो जाते साथ ही बिल बनाने लगते हैं। तो ये अटेंडर्स करते हैं, आप कितना भी समझाएं ऐसे लोग आपको देंगे। आप अगर किसी को आप ऐसे केसेस नहीं डील करते हैं, कभी पेशेंट आते हैं, तो व्हाट द राइट एडवाइस यू कैन गिव टू देम। आपको तो क्वेरी में पहले आता है कितने बजे से दर्द उठ रहा है, जो आपका मैंने आपको कहा ना कंप्लीट हिस्ट्री लेना है। चीफ कंप्लेंट, पेशेंट आपके पास आती है, मैडम मुझे दर्द हो रहा है, पहला आपका दूसरा क्वेश्चन ये होना चाहिए कितने बजे से दर्द हो रहा है। तो टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट देयर, बट दैट टाइमिंग यू कैन ऐड ऑन कि अब कितना टाइम ऑफ प्रोलॉन्गेशन ऑफ लेबर हो रहा है, ठीक है। तो आई हैव टोल्ड यू combined first and second stage, if it crosses more than 18 hours then it stands for the prolonged labor, ठीक है। ये मैं प्राइमरी की बात कर रही हूँ। उसी तरह से मल्टी में फर्स्ट स्टेज कितना है, 6 आवर्स के लिए बोला गया है, ठीक है। सेकेंड स्टेज क्या होती है, फुल डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स एंड एंड्स विद द एक्सपल्शन ऑफ द फीटस फ्रॉम द बर्थ कैनाल। तो 10 सेंटीमीटर जो फुल्ली डायलेटेड सर्विस है, वहां से लेके एक्सपल्शन ऑफ द फीटस तक की बात बोली है इन्होंने। तो ये क्या कहलाता है, सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर। इसमें भी दो फेजेस होती है, प्रोपल्सिव एंड एक्सपल्सिव। तो प्रोपल्सिव क्या है, फ्रॉम फुल डायलेटेशन अप टू द डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट। जो प्रेजेंटिंग पार्ट है उसको डिसेंट होना भी जरूरी होता है। तो फुल डायलेटेशन से लेकर डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट तक प्रोपल्सिव फेज है। उसी तरह से एक्सपल्सिव में मैटरनल बियरिंग डाउन एफर्ट्स, मदर के बियरिंग डाउन जो एक्स्ट्रा एफर्ट मदर लगा रही है, वो कंप्लीट करता है किसको, एक्सपल्सिव फेज को। And it ends with the delivery of the baby. इसका भी duration is very important. Average duration for primary is 2 hours and for multi it is 30 minutes. Max 2 hours तक आपको full dilatation के बाद देखना है। Then अगर still head stuck there, then आपको OT arrange कर लेनी है आपकी। उतनी जल्दी सब कुछ वो भी नहीं होता, you have to prepare for that before only. Anesthetist को कॉल करना, पीडियाट्रिशियन को कॉल करना, OT assistant को कॉल करना। तो ये आपके चीजें दिमाग में आना शुरू हो जानी चाहिए। अगर आपको टाइम पीरियड एग्जैक्टली पता है तो आपको उसके बारे में नॉलेज है, अगर आपको नहीं पता है तो वहां आपका मिसमैनेजमेंट होगा, जिसकी वजह से एक मदर जो है वो फीटस को वहां पे, या जो नियो ने डेवलप होगा, सॉरी आउटकम जो होगा वो चीज आपके हाथ नहीं लगने वाली है। तो एक एक चीज, उस दिन मैंने डॉक्टर हितल मैम का लेक्चर सुना, उन्होंने हेतु लिंग औषध पे जो बात की, तो मैं आज लेक्चर इसको बनाते या पढ़ते समय मुझे वो चीज बार बार याद आ रही थी। इस चीज को मैं भी आपको बार बार यहाँ पे याद दिलाऊंगी। हेतु लिंग औषध, अभी आपको किसी भी चीज का हेतु पता है, लक्षण पता है। मैं बार बार ये चीज क्यों कह रही हूँ, आपको पता है अभी 2 आवर्स से ऊपर हो चुका है, अभी भी स्टिल हेड इज स्टक, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू डेफिनेटली गो फॉर द सिजेरियन सेक्शन, यू कांट वेट फॉर द नॉर्मल हियर। तो आपको पता चल गया तो आपका मैनेजमेंट यहाँ से क्लियर हो गया आपको। तो ये सारी चीजें हैं। थर्ड स्टेज में क्या है, इट बिगिंस आफ्टर एक्सपल्शन ऑफ द फीटस एंड एंड्स विद एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा एंड द मेम्ब्रेन्स। तो हमारे आयुर्वेद में भी सूतिका में यही बोला गया है, सूतिका आपने पढ़ा होगा। तो थर्ड स्टेज में यही है कि फीटस तो निकल गया, ठीक है, अब प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन्स का भी एक्सपल्शन इज एसेंशियल। अगर ये रिटेंशन हो जाएगा देन इट विल क्रिएट पीपीएच, दैट इज पोस्टपार्टम हेमरेज। इसका भी टाइम ड्यूरेशन है, एवरेज इज 15 मिनट्स, फॉर 15 मिनट्स ओनली यू कैन वेट। लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज इज द फोर्थ स्टेज, स्टेज फॉर ऑब्जर्वेशन। ओटी में, सॉरी, अगर आपके लेबर रूम पे टेबल पे है पेशेंट तो बेहतर है एक घंटे के लिए उसको लेबर टेबल पे ही रहने दीजिए। कुछ भी सडनली एनीथिंग कैन हैपन, पीपीएच डेवलप हो सकता है, ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन हो सकता है, कुछ भी है, ठीक है ना। तो आप बेहतर है 1 घंटा ऑब्जर्वेशन के लिए हम आइडियली यू शुड कीप पेशेंट देयर ओनली।
नेक्स्ट अब मैं सिर्फ आपको बेसिकली क्लिनिकल पॉइंट्स ही डिस्कस करूंगी यहाँ पे। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर आपको बता दिया, इसमें होता क्या है एक्चुअल में, बर्थ कैनाल प्रिपेयर होती है, ठीक है। तो आपके पास ऐसी पेशेंट अगर आ रही है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में, तो आपको उसकी सारी मेडिकल हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हिस्ट्री लेनी है। चीफ कंप्लेंट, अब आपको मैंने पहले भी बोला, दर्द आ रहे हैं, कब से आ रहे हैं, वो टाइम ड्यूरेशन नोट करना है। कई बार पेशेंट आपके पास आती है पीवी लीकिंग का केस लेकर कि बैग ऑफ मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर कर गया, तो वहां पे पीवी लीकिंग के केस में टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। 1 दिन से ऊपर हो गया, 2 दिन से ऊपर हो गया, व्हाट डज ऑल दिस थिंग्स इंडिकेट्स? पीवी लीकिंग में अगर 48 घंटे से ऊपर से लीकिंग हो रही है तो डेफिनेटली आपकी पेशेंट को फीवर होगा। कोरियो एमनाइटिस का प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, क्योंकि जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है वो एक्चुअली फीटस को असेंडिंग इन्फेक्शन से बचाती है। तो अगर लीकिंग का केस है तो आपको डेफिनेट पेशेंट भी हाइजीन, उसको इन जनरल पेशेंट नॉन मेडिकोस होते हैं, वो इतना सारी चीजों को समझते नहीं है। तो आपको वहां से आपका क्या है, चीफ कंप्लेंट जानने के बाद से आपको आपका मैनेजमेंट आपको वहीं से स्टार्ट कर देना शुरू कर देना है कि 2 दिन से उसको लीकिंग हो रहा है तो डेफिनेटली अंदर इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन हो गया होगा, कोरिया एमनाइटिस का केस यहाँ पे डेवलप हो गया होगा। तो सिर्फ एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, चीफ कंप्लेंट इज वेरी एसेंशियल। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, ये सब आप जानते हैं, कब से दर्द है, या आराम करने से। अब आपको डिफरेंशिएट करना है अगर इट इज अ फॉल्स पेन और इट इज अ ट्रू लेबर पेन, तो यहाँ पे आप पूरी हिस्ट्री लेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि वो कहेगी नहीं आराम करने से तो ठीक हो जाता है, ऐसा करके। तो आपको जो भी कंप्लेंट लेके पेशेंट आती है तो डिटेल प्रेजेंट इलनेस यू हैव टू टेक, हिस्ट्री ऑफ एनी पास्ट इलनेस, पूरे 9 मंथ के एनसी पीरियड में कभी भी कोई भी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुआ है क्या, वो भी आपको वहां पे नोट डाउन करना चाहिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज द पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, प्रीवियस LSCS है, पेशेंट आपको बता रही है, अगर कई बार बहुत बार बोलते ही नहीं है, आप पर एब्डोमेन देखते हो तो आपको पता चलता है अच्छा तुम्हारा ऑपरेशन हुआ था क्या, पहले तो बोलेगी हाँ मैडम हुआ था, लेकिन वो आपको नहीं बोलेगी। तो आप पेशेंट की सुनना है लेकिन इतना 100% ट्रस्ट नहीं करना है। तो पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री में वी हैव टू गो फॉर एनी गायनेकोलॉजिकल सर्जरी हुई है, प्रीवियस LSCS हुआ है, क्यों जानना जरूरी है। कई बार बहुत बार हम देखते हैं सेकंड जब आप सर्जरी करने जा रहे होते हैं तो एडहेशंस बहुत डेवलप होते हैं, इंट्रा यूट्रस में या ब्लैडर में एडहेशंस होना। तो आपको पता है प्रीवियस इसका सेक्शन हुआ, हम पूछते भी भाई कहाँ करवाया था, प्राइवेट में कराया, गवर्नमेंट में कराया, तो उधर से आपको अभी पेशेंट में आप पास सर्जिकल हिस्ट्री पे ही है, आपको अपना दिमाग फिर वहां से सोचना स्टार्ट कर देना है कि अगर इसका HB भी कम रहा और ये हमारे यहाँ ही OT करवा रही है तो डेफिनेटली अगर ब्लीडिंग हुई तो एक बैकअप सपोर्ट हमें चाहिए। तो आपको वहां से ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए सोचना, कॉम्प्लिकेशंस कुछ सर्जरी में हो सकती है, वहां आपको सोचना स्टार्ट कर देना चाहिए। कोई पास मेडिकल हिस्ट्री है, हाइपरटेंशन की पेशेंट है, आपको नहीं पता, आपने इसको मिस कर दिया बाय चांस, हाइपरटेंशन की पेशेंट है आपके पास आई, अब आपने देखा उसका मेजर किया BP बहुत ज्यादा आ रहा है और थोड़े पेन्स भी आ रहे हैं, आपको लगा चलो ठीक है अभी तो जैसे हमने उसको नेफेडिपिन वगैरह दे दिया। तो डिपिन वगैरह ये सब क्या है, स्मूथ मसल रिलैक्सिंग भी होते हैं। तो इन जनरल अगर बाई चांस BP कंट्रोल नहीं हुआ, आपको सेक्शन में लेना पड़ा ऐसे पेशेंट्स को, तो यू कांट इमेजिन प्रोफ्यूज ब्लीडिंग वहां पे होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने डुवाडिलोन नेफेडिपिन वगैरह दिया है, तो ये स्मूथ मसल रिलैक्सिंग का भी काम करते हैं। तो OT के जब आप OT कर रहे होंगे तो प्रोफ्यूज PPH वहां पे हो सकता है और ड्यूरिंग ऑपरेशन ही हो सकता है। तो बहुत कीनली आपको ऑब्जर्व करना है, बहुत अच्छे से आपको वहां पे आप देखेंगे तब आप उसका फर्दर मैनेजमेंट कर पाएंगे। लाइकवाइज मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री ऑब्स्टेटिक में क्या काम है, हम पेशेंट का रेगुलर हिस्ट्री देखते हैं, पेशेंट को मेंसेस रेगुलर आते थे पहले की नहीं आते थे, कई बार डिलेड कंसेप्शन रहता है, किसी को PCOD का प्रॉब्लम है तो 3-3 महीने मेंसेस 3-3 महीने बाद आते थे, तो कब एक्चुअल में पेशेंट आपकी कंसीव करी, आपने स्कैनिंग कराई है तब तो ठीक है, स्कैनिंग नहीं है तो फिर वहां पे आपको EDD कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट्स आपको कवर करने हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज द ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री, और सॉरी मैं मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में एक और ऐड करना चाहूंगी, आप LMP और EDD भी कैलकुलेट करना है आपको वहां पे। पेशेंट का LMP पता है तो आप सब जानते हैं, 9 कैलेंडर मंथ्स लेने हैं प्लस 7 डेज, दिस इज नीगल्स फॉर्मूला, इससे आप पेशेंट का EDD कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री, आप इसके बारे में जानते हैं, ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री में आपको ग्रेविडा कौन सी है ये पूछना है। इन जनरल हम ऐसा कहते हैं मल्टी ग्रेविडा इज मोर डेंजरस देन द प्राइमरी ग्रेविडा। तो कई बार लोग कहते थे अरे 6वां 7वां बच्चा ना हम आराम से डिलीवरी करवा लेंगे, तो ऐसा नहीं, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस देयर, क्योंकि ऐसे ग्रैंड मल्टीपैरा में बहुत सारे आपको कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं, स्पेशली ऑफ यूट्राइन इनर्शिया। यूट्राइन इनर्शिया के फेज में एक बार यूट्रस गया तो PPH
होना ही होना है, तय है, ये एक उसका लिंक है, यूट्राइन इनर्शिया फर्दर क्रिएट्स बीपीएच। तो इस तरह आप ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री लेंगे आपको तो सारी चीजें वहाँ पे क्लियर होंगी। फैमिली हिस्ट्री, किसी किसी क्या फैमिली में रन करती है, एक फैमिलियल पैटर्न होता है कि 7.5 महीने में डिलीवरी होगी, 8 महीने में डिलीवरी होगी, तो ऐसा आपको पूरा उसका फैमिली हिस्ट्री वहाँ पे लेना है। और एक और मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ, ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री जब आप ले रहे होते हैं तो आपको पूरा पूछना पड़ता है, ग्रेविडा कौन सा है, पैरा कौन सा है, ग्रेविडिटी पेशेंट की पूछने, ग्रेविडा हियर स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ कंसेप्शन, पेराइटी नंबर ऑफ वाइबल बर्थ, कितने बच्चे अभी हैं उनके, अगर डेथ हुई है तो कैसे, स्टिल बर्थ कितने हुए हैं, प्रीवियस कोई ऑपरेशन हुआ है तो क्यों, वो पूरा क्वेरी पूछना है आपको। पेशेंट खुद ही बोलती है कि नहीं मैम पहला वाला क्यों हुआ, वो बोलती है बच्चेदानी का मुंह छोटा था इसलिए मैडम ने ऑपरेशन कर दिया। तो आपको समझना चाहिए कि बच्चेदानी मुंह छोटा हियर इट मींस व्हाट, समवेयर उसकी प्रीवियस प्रेगनेंसी में सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन था। तो ठीक है, आपको इस बार कई बार पेशेंट होते हैं अभी पहला तो मैडम ऑपरेशन हो गया लेकिन इस बार आप नॉर्मल के लिए ट्राई करिए। तो ऑलवेज इट इज द रूल, सेव योर स्किन। तो सेव योर स्किन आपको करना है यहाँ पे, और आपको बिल्कुल भी आपको जो आपके ठीक लगता है आपको वैसे ही करना है। पेशेंट के लिए सोचना ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना। आप यहाँ पे अगर सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन का केस है, आप नॉर्मल के लिए ट्राई कर रहे हैं तो कुछ भी कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से वहाँ पे आपको आपके पेशेंट को और आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, उसी तरह से आपको पर्सनल हिस्ट्री के लिए भी पूछना है। पर्सनल हिस्ट्री में वही बॉवल, एपेटाइट, मिक्चुरेशन, स्लीप, ये सारी चीजें आपको पेशेंट से इंक्वायर करनी है। तो एक इन जनरल मैं आपको बता रही हूँ, आपको ये सारी चीजें देखनी है। फिर जनरल एग्जामिनेशन में आपको आना है। जनरल एग्जामिनेशन में पेशेंट का बिल्ड, इफ अगर पेशेंट शॉर्ट स्टेचर है, आपको देख के पता चल रहा है बहुत हाइट कम है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। शॉर्ट स्टेचर जो फीमेल्स होती हैं वो जनरली उनमें सीपीडी मिलता है, सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। तो आपको यही है, ये सारी चीजें हम क्यों देख रहे हैं, हमारा मैनेजमेंट सही बनाने के लिए। उसी तरह से न्यूट्रिशन की बात करें हम, आपको न्यूट्रिशन के लिए पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस देखना है, मींस वेदर शी इज, आपको लग रहा है कि बहुत पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से है तो ठीक है, मे बी एनीमिया वगैरह हो सकता है, फर्दर आप इन्वेस्टिगेट भी करेंगे, आपकी चीजें और वहाँ पे क्लियर होंगी। तो एनीमिक है पेशेंट तो डेफिनेटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ेगी। तो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सेक्शन आप करवा रहे हैं, तो आपको ये सारी चीजें भी वहाँ पे ध्यान देनी है। ठीक है, पेलार के लिए देखना है, जॉन्डिस के लिए देखना है, टीथ एंड गम्स, कई बार ब्लीडिंग गम्स होते हैं और कोagulation प्रोफाइल वहाँ पे डिस्टर्ब होता है पेशेंट का। तो जब आप ओटी वगैरह ले रहे होते हैं तो पेशेंट प्रोफ्यूज ब्लीडिंग करती है वहाँ पे। ठीक है, एडिमा के लिए आपको देखना है और ब्लड प्रेशर देखना है। ब्लड प्रेशर एडिमा कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे देखने के लिए। गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन है, प्रीएक्लेम्पशिया में तो एडिमा रहता ही है, तो आपको ये सारी चीजें वहाँ पे कोरिलेट करनी है। उसी तरह से टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर आपको मिल रहा है तो मैंने अभी आपको डिस्कस किया, पीबी लीकिंग के केसेस में आपको टेम्परेचर देखने को मिल देगा। क्यों? क्योंकि वहां पे इन्फेक्शन हुआ है। तो इस तरह ये कुछ जनरल मैं आपको बहुत शॉर्ट में वेरी ब्रीफ पॉइंट्स बता रही हूँ। क्यों? आप इसको जानेंगे तो आप आपका फर्दर मैनेजमेंट वहां पे कर पाएंगे। उसी तरह से यू हैव टू गो फॉर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सीएनएस। अभी बहुत से पेशेंट जनरली क्या होता है, पोस्टमार्टम कार्डियोमायोपैथी होती है, ऐसे पेशेंट में भी आपको फिर 2D इको के लिए जाना पड़ता है। पेशेंट आपका वेल ओरिएंटेड है कि नहीं है, कोई एपिलेप्सी का पेशेंट तो नहीं है, क्योंकि ऐसे पेशेंट फिर बाद में ड्यूरिंग ओटी आफ्टर सिजेरियन सेक्शन प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको वहाँ पे देखने चाहिए। नाउ वी विल कम टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। अभी पेशेंट आपके साथ है, आपके लेबर टेबल पे है, आपको उसका पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है। तो ये एग्जामिनेशन करने के पहले कंसेंट ऑफ द पेशेंट इज वेरी एसेंशियल, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। और आपको यू हैव टू स्टैंड ऑन द राइट साइड ऑफ द पेशेंट, गुड सोर्स ऑफ लाइट शुड बी देयर। और मेल डॉक्टर है तो डेफिनेटली एक फीमेल अटेंडर साथ में होना चाहिए। कुछ प्री क्राइटेरियाज हैं एग्जामिनेशन करने के पहले। तो नाउ वी विल गो फॉर इंस्पेक्शन। अगर आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं, इंस्पेक्शन में अभी आप सिर्फ देख रहे हैं, तो यूट्राइन ओवॉइड अगर आपको दिख रहा है, देखने से अभी आपने कुछ भी नहीं, पेशेंट कुछ हुआ नहीं है, अगर आपको लॉन्गिट्यूडनल आई दिख रहा है, ओब्लिक दिख रहा है, ट्रांसवर्स दिख रहा है, तो यहाँ से आपको सोचना है कि फीटल का प्रेजेंटेशन भी मे बी इट इज लॉन्गिट्यूडनल में है, या ओब्लिकली लाई कर रहा है, या फिर ट्रांसवर्स। आपको इंस्पेक्शन करते समय ही है, ये तो एक्सपीरियंस की चीजें हैं, ऐसे एकदम से नहीं आती है। डेफिनेटली वी शुड पाल्पेट ऑल्सो। ट्रांसवर्स लाई है तो वी कैन नेवर गो फॉर नॉर्मल डिलीवरी हियर, आपको उसके लिए सिजेरियन सेक्शन के लिए ही जाना पड़ेगा। फिर क्या है, कंटूर, ये भी आप इंस्पेक्शन में ही देख रहे हैं। कई बार आप जब एक्सपीरियंस कीजिएगा, फंडल नोचिंग कई बार दिखती है, तो
somewhere it indicates some type of uterine anomaly there. अगर आपने एग्जामिन किया एंटीरियर वॉल फ्लैटेंड है या कॉन्वेक्स है तो डेफिनेटली इट इंडिकेट्स दैट फीटस इनसाइड इज इन ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन. अगर कॉन्ट्रैक्शंस अच्छे आ रहे हैं, पेल्विस एडिक्वेट है, तो ये डिलीवर कर जाएगी पेशेंट. और अदरवाइज सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन है, कॉन्ट्रैक्शंस अच्छे नहीं है, तो डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट होगा, हेड वहां पे स्टक हो जाएगा. तो देखिए, आप इंस्पेक्शन करते समय ही आपने अगर देख लिया ये सारी चीजें, तो आपने आपका मैनेजमेंट डिसाइड कर लिया दैट यू हैव टू गो फॉर नॉर्मल और यू हैव टू गो फॉर सिजेरियन सेक्शन. आपको अब्डोमेन पेंडुलस लग रहा है तो मेनी टाइम्स इट इंडिकेट्स इनलेट, पेल्विक इनलेट का कॉन्ट्रैक्शन होना, वहां पे कॉन्ट्रैक्टेड होना. तो पेल्विक इनलेट में ही एंगेजमेंट होता है. तो अगर एंगेजमेंट नहीं हो पाएगा तो डेफिनेटली हेड वहां पे फ्लोट करेगा, तो पेंडुलस अब्डोमेन आपको देखने को मिलेगा. बैरल शेप इन ट्विन प्रेगनेंसी केसेस में आपको बोट शेप, बैरल शेप के आकार में आपको दिखाई देगा. एसिमेट्रिकल है, ब्रॉडर है, तो इट इंडिकेट्स व्हाट, ट्रांसवर्स लाइन. तो ये कुछ इंस्पेक्शन के पॉइंट्स हैं जो डेफिनेटली आप फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में पेशेंट आपके आए हैं तो आपको ये सब कुछ वहां पे देखना चाहिए. नेक्स्ट अबाउट द इंसिशनल स्कार. प्रीवियस कोई सेक्शन हुआ है तो स्कार, आजकल स्कार डेहिसेंस या स्कार थिकनेस देखी जाती है, ये रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग होती है. तो आपको कभी भी किसी भी पेशेंट को एडवाइस नहीं करना है जिसका पहले ऑपरेशन हुआ है कि आप आपकी नेक्स्ट, अभी अगर वो पेशेंट प्रेग्नेंट दोबारा हुई है तो कभी भी ये एडवाइस नहीं करना कि जब आपका ईडी है तभी आना. कई बार ऐसे पेशेंट को जो प्रीवियस इंसेशन है वहां पे पेन होने लगता है, तो कई बार आप जब ऑपरेट कर रहे होते तो आपको दिखता है कि यूट्राइन, अगर आपने ऑपरेट ना किया होता तो शायद यूट्राइन रप्चर हो जाता. स्कार रप्चर जैसी स्टेट पे आपको यूट्रस दिखता है. तो इंसिशनल स्कार आपको वापस की थिकनेस देखनी है. तो इन जनरल क्राइटेरिया है 3 mm का. अगर 3 mm से कम जा रहा है तो यू कांट गो फॉर नॉर्मल देयर. और ये भी डिपेंड करता है, बहुत टाइम लैग हो चुका है तब आप नॉर्मल के लिए ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज अगेन यू हैव टू गो फॉर द सिजेरियन सेक्शन. और प्रीवियस सेक्शन के इंसिशन कैसे लिया है वो सब भी आप इंसिशनल स्कार इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं. स्किन कंडीशंस आपको देखनी है, पेशेंट में हेल्दी स्किन है कि नहीं है. अगर ट्विन प्रेगनेंसी के केसेस हैं तो आपको वहां पे स्किन जो है वो टेंस दिखाई देती है, शाइनी दिखाई देती है ट्विन प्रेगनेंसी के केस में. तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप वहां पे देख सकते हैं. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज द पाल्पेशन. पाल्पेशन में क्या है, हाइट ऑफ द यूट्रस. कई बार आपको हाइट ऑफ द यूट्रस ज्यादा मिलता है तो आपको वो भी सर्टेन पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं कि किन किन वजह से पेशेंट कुछ कह रही है और लेकिन आप जब पाल्पेट कर रहे हैं तो आपको हाइट ऑफ द यूट्रस अलग मिल रहा है. जैसे मिस्टेकन एलएमपी, पेशेंट को याद नहीं है उसका एलएमपी, तो डेफिनेटली ये साइज हाइट ऑफ द यूट्रस आपको ज्यादा भी मिलेगा, कम भी मिलेगा. ट्विन प्रेगनेंसी के केसेस में डेफिनेटली आपको पर एब्डोमेन ज्यादा देखने को मिलेगा, फंडल हाइट. पॉलीहाइड्रामिनोस के केस में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा. और इफ बिग बेबी इज देयर तो इन केसेस में भी आपको हाइट ऑफ द यूट्रस ज्यादा देखने को मिलेगा. उसी तरह से कब कब हाइट कम देखने को मिल सकता है, अगेन मिस्टेकन एलएमपी, स्केंटी लाइकर अगर कम है तो भी आपको पर एब्डोमेन फंडल हाइट कम दिखाई देगी या पाल्पेट कर पाएंगे आप. आईयूडी केसेस है, आईयूजीआर केसेस हैं तो वहां पे आपको देखना है. ठीक है. नेक्स्ट द ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप्स आर आल्सो एज मच इम्पोर्टेंस. फंडल ग्रिप अगर में क्या देखना है आपको, फंडस में अगर ग्लोबुलर है, सॉफ्ट लग रहा है तो इट मींस ब्रीच है. कहाँ पे, फंडल एरिया पे. और वही आपको अगर हेड मिल रहा है, ग्लोबुलर मिल रहा है, थोड़ा हार्डनेस दिख रही है तो इट इंडिकेट्स व्हाट, सिफेलिक प्रेजेंटेशन इज देयर. उसी तरह से आपको लेटरल ग्रिप्स भी देखनी है. लेटरल ग्रिप्स में पता चलता है कि कहाँ सुपाइन है और कहाँ पे बच्चे के फीटस के व्हाट टू से लिम्ब एरिया है. लिम्स आपको फील होते हैं, आप ये जब करेंगे, अभी मैं इन सारी चीजों के लिए आपको नहीं जाने वाली हूँ, इससे आपको एफएचएस की लोकेशन पता चल पाती है. और अगर आपकी प्री लेबर की हम बात करें तो फुलनेस ऑफ द फ्लैंक्स, एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है. जब लाइटनिंग होती है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी आगे, तो लाइटनिंग के साथ में फुलनेस ऑफ द फ्लैंक्स अगर मिल रहा है इट मीन्स व्हाट, एंगेजमेंट हुआ है, डिसेंट हो चुका है वहां पे. उसी तरह से फर्स्ट और सेकेंड पेल्विक ग्रिप है, इन दोनों से भी हमें एंगेजमेंट ऑफ द हेड, वहां पे हेड स्टिल फ्लोटिंग है, एंगेज्ड है, वो हमें वहां पे पता चलता है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज द गर्थ ऑफ द एब्डोमेन. तो गर्थ ऑफ द एब्डोमेन कैसे देखी जाती है, विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग टेप. इट इज मेजर्ड एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस एंड गर्थ इंक्रीजेस बाय अबाउट 2.5 सेंटीमीटर पर वीक बियॉन्ड 30 वीक्स. 30 वीक्स के बाद में ये किस तरह से हर हफ्ते 2.5 सेंटीमीटर बढ़ना शुरू होता है.
एट टर्म इट मेजर्स अबाउट 95 to 100। अगर आपको यही चीज ज्यादा मिल रही है थ्रू मेजरिंग टेप आप देख सकते हैं, तो मे बी दिस कैन बी द कॉज ऑफ मेटरनल असाइटिस विथ प्रेगनेंसी, दिस कैन बी द कॉज ऑफ पॉलीहाइड्रामिनोस। तो ये सब कुछ क्राइटेरिया है जिससे आपका डायग्नोसिस डिसाइड होता है। नेक्स्ट वी विल कम द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। क्योंकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस से ही पेशेंट आपकी लेबर पेन में जाती है। तो सबसे पहले आता है कि ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस। तो व्हाट आर इन जनरल पेशेंट को लेबर पेन में आने से पहले इस तरह के ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस नॉर्मली आते हैं। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं? दीज आर irregular in nature, infrequent, these are spasmodic, but although they are spasmodic but painless होते हैं, and it has no effect on cervical dilatation। तो ये सारी चीजें आपको कॉन्ट्रैक्शंस में अगर मिल रही हैं तो इसका मतलब है, कई बार पेशेंट जो अवेयर होते हैं, कई बार रहते हैं कुछ सेंसिटिव, वो आपके पास बार बार आएंगे, नहीं मुझे अभी मैम लेबर पेन स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि अभी सब लोग गूगल में स्टडी करके ज्यादा आते हैं। तो आप भी वो हो जाओगे कि इसलिए आपको क्लिनिकली यू हैव टू बी स्ट्रांग देयर कि ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन नॉर्मल है और इनका लेबर पेन से कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन यही ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन टर्म प्रेगनेंसी में जब पेशेंट आपकी आ रही होती है, जब ये इमेंस हो जाते हैं, इंटेंस हो जाते हैं और पेशेंट को डिस्कम्फर्ट क्रिएट करने लगते हैं, तब ये हम इनको यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं। तो इन जनरल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस जनरली आते कहाँ से हैं? आप इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे यूट्रस में जनरली जो ट्यूबल ओस्टिया होता है दोनों तरफ, वहां से एज ए पेस मेकर ये काम करते हैं दोनों ट्यूबल ओस्टिया, और वहीं से इम्पल्सेस जनरेट होती हैं। तो एंटीरियर सेगमेंट ऑफ यूट्रस फंडल एरिया से होते हुए ये लोअर सेगमेंट की तरफ जाती है। तो जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं या लेबर का प्रोसेस है, ये हमेशा एक रिदम में चलता है। साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्शंस भी होगा, रिलैक्सेशन भी होगा और रिट्रैक्शन भी होगा। तो इसी तरह से कॉन्ट्रैक्शंस भी होगा, रिलैक्सेशन, ये तीन के रिदम में अगर कोई भी गड़बड़ी हुई तो नॉर्मल लेबर हो पाना बहुत मुश्किल है। तो नॉर्मल लेबर इस तरह से हो पाना वहां पे बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको बताना चाहती हूँ, एब्डोमिनल प्रेगनेंसी अगर है पेशेंट को, तो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस आर नेवर फेल्ट। कई बार ऐसा आपको, ये बहुत रेयरेस्ट कंडीशन है एब्डोमिनल प्रेगनेंसी का केस है अगर, क्यों ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन आपको नहीं मिलेंगे? क्योंकि पेशेंट जो प्रेगनेंसी है वो एब्डोमिनल प्रेगनेंसी है यहाँ पे। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्शंस मे बी एक्साइटेड बाय रबिंग ऑफ द यूट्रस। कई बार आप देखते हैं ड्यूरिंग डिलीवरी हम जनरली यूट्रस को रब करते हैं एक्सटर्नली, तो ये भी कई बार क्या है, प्रोवोक करते हैं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए। इसको अष्टांग हृदय में हमने देखेंगे अगर, तो अधोनाभि विमर्दनीयम ऐसा करके अष्टांग हृदय कारण ने इसको एक्सप्लेन किया है। तो जनरली तो देखिए ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि आप जनरली यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आप रब करेंगे यूट्रस को, तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस वहां पे प्रोवोक होते हैं। तो अब इन जनरल मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रो दे दिया है यूट्राइन इंट्रक्शन के लिए, कॉन्ट्रैक्शंस के लिए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे प्री लेबर की स्टेट। कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको थोड़ा प्री लेबर के बारे में भी बताना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें आता है फॉल्स पेन। जो प्री लेबर की कंडीशन है उसमें ही फॉल्स पेन आएगा। प्री लेबर कब स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट्स 2 to 3 weeks बिफोर द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन्स इन प्राइमरी एंड फ्यू डेज इन मल्टी। तो जो ट्रू लेबर पेन्स है वो प्राइमरी पेशेंट में 2 से 3 हफ्ते पहले शुरू हो जाते हैं, लेकिन मल्टी में ये कुछ दिन पहले ही शुरू होते हैं। तो एक प्रोसेस होता है लाइटनिंग का। व्हाट डज इट इंडिकेट्स? लाइटनिंग, जैसा नाम से ही है, फीलिंग ऑफ रिलीफ, पेशेंट को एक फीलिंग ऑफ रिलीफ मिलता है। तो होता क्यों है ये? सिंकिंग ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट इन द पेल्विस, डिसेंट होने की वजह से। फंडल हाइट डिमिनिशेस, क्योंकि अभी एंगेजमेंट हो गया है तो फंडल हाइट आपको वहां पे कम मिलेगा। तो एट 32 वीक्स पे, आप जब 32 वीक्स पे नॉर्मली यूट्रस जाता है, लेकिन जब डिसेंट होता है तो एनसीफॉर्म कार्टिलेज जो कि 36 वीक्स पे होता है, उसके बाद ये फिर डिसेंट होता है 32 वीक्स पे, फिर दोबारा आता है। तो ऑलरेडी ये 32 वीक्स में दोबारा आया है, लेकिन ये एक्चुअल में है 40 वीक का यूट्रस। तो आपको यहाँ डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम होती है। जब आप पर एब्डोमेन फाइंडिंग लेते हैं फंडल हाइट की,
तो 32 वीक्स पे 2 बार यूट्रस आता है, एक बार तो नॉर्मली जब वो ग्रो कर रहा होता है और एक बार एक 40 वीक्स पे आता है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कैसे करना कि ये 32 वीक का यूट्रस है कि 40 वीक का यूट्रस है। इसमें एडिशनल पॉइंट क्या आते हैं, एक लाइटनिंग जो आप पेशेंट से पूछते हैं, सेंस ऑफ रिलीफ। दूसरा क्या है, विद द बल्जिंग ऑफ या फुलनेस ऑफ फ्लैंक्स। ये आपको अगर देखने को मिल रहा है तो आप बिल्कुल श्योर हो जाइए कि अभी जो प्रेगनेंसी है दिस इज ऑफ 40 वीक्स। और पेशेंट क्या कंप्लेन करेगा, फ्रीक्वेंट विक्चुरेशन एंड कॉन्स्टिपेशन विल बी देयर। क्यों, प्रेजेंटिंग पार्ट क्योंकि प्रेशर दे रहा है ब्लैडर पे भी और रेक्टम पे भी, तो इस तरह से आपको देखने को मिल सकता है। वेलकम साइन क्या है, राइट सर्विक्स, वेलकम साइन यहाँ पे क्या है, लाइटनिंग के लिए ही बोला हुआ है। नेक्स्ट क्या है, प्री लेबर की स्टेट में राइट सर्विक्स होता है। राइट सर्विक्स को इन जनरली हम पैचुलर सर्विक्स बोलते हैं, जो आपको मल्टी पेशेंट में देखने को मिल सकता है, जो मल्टी ग्रेविडा होती हैं। जब आप इनका पीवी करके देखेंगे तो जनरली आप एक एडमिट फिंगर आराम से कर सकते हैं। 1.5 सेंटीमीटर का डायलिटेशन होता है और सर्विक्स बहुत ज्यादा सॉफ्ट मिलती है, पैचुलस स्कोस कहा जाता है। और क्या है, फॉल्स पेन। तो मैं आपको फॉल्स पेन को बताने के लिए ही प्री लेबर की स्टेट को मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया है। कई बार पेशेंट आपके पास आती है तो आपको ये जजमेंट होना चाहिए कि ये वाकई में फॉल्स पेन का पेशेंट है कि ट्रू लेबर पेन का पेशेंट है। आप इस चीज को जज नहीं कर पा रहे हैं कि फॉल्स लेबर का पेन है कि ट्रू लेबर का पेन है, और आपने फॉल्स पेन की पेशेंट को एडमिट कर लिया ये समझ के कि इट इज अ केस ऑफ ट्रू लेबर पेन। तो क्या होगा, इससे डायलिटेशन होना नहीं है। आपने ऑक्सीटोसिन भी अगर बाई चांस आप नहीं समझते हैं आपने लगा दिया तो क्या होगा, एक अच्छे खासे केस को आप फीटल डिस्ट्रेस करवा के सेक्शन में लैंड अप करवा देंगे। इसीलिए छोटी छोटी चीजें हैं आपको जो यहाँ पे जानना जरूरी है। तो फॉल्स पेन के बारे में और ट्रू लेबर पेन के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। तो फॉल्स पेन इन जनरली प्राइमरी ग्रेविडा पेशेंट में देखने को मिलता है। एंड प्रायर टू ऑनसेट द ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होने के पहले पेशेंट में फॉल्स पेन होता ही होता है। इन जनरल 1 to 2 वीक्स बिफोर स्टार्ट होता है प्राइमरी में ये। इसकी जो कंसिस्टेंसी रहती है इट इज डल इन नेचर, कोई ऐसा रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आते हैं और कंटिन्यू होता है अनरिलेटेड विद द हार्डनिंग ऑफ द यूट्रस। यूट्रस पे आप पाल्पेट करके देखेंगे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, यूट्रस रिलैक्स रहेगा विदाउट एनी इफेक्ट ऑन द डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स। सर्विक्स में भी आपको कुछ भी डायलिटेशन नहीं देखने को मिलेगा। and it is relieved by the enema and administration of the sedative. In general ऐसे पेशेंट आते हैं रात में वगैरह में, तो आप एनिमा वगैरह देके आप आराम से आपकी रात और पेशेंट भी आराम से रह सकते हैं। एनिमा वगैरह देने से क्या है, कई बार कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो गैशियस डिस्टेंशन की वजह से आपको देखने को ये मिलेगा फॉल्स पेन। तो आप एनिमा देते हैं तो ये आराम से सबसाइड हो जाता है। वहीं अगर ये ट्रू लेबर पेन्स हैं तो एनिमा देने के बाद भी ये कभी भी सबसाइड नहीं होने वाले हैं। ट्रू लेबर पेन्स आप कोई भी मेडिसिन देके के सबसाइड नहीं कर सकते हैं। तो नाउ वी विल कम टू द मेजर पॉइंट, ट्रू लेबर पेन्स। एक्चुअल ट्रू लेबर पेन्स में हमें देखना क्या है, कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में देखना है। तो पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एट रेगुलर इंटरवल्स। तो ट्रू लेबर पेन जो होगा वो पेनफुल होगा डेफिनेटली, और एट रेगुलर इंटरवल्स ये आते हैं। हम देखेंगे अभी रेगुलर इंटरवल में कैसे आते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शंस विद द इंक्रीजिंग इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन। जब आप यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हम देखते हैं तो हमको उसमें इंटेंसिटी देखनी पड़ती है, ड्यूरेशन देखनी पड़ती है, फ्रीक्वेंसी देखना रहता है, मेन चीज है। और भी है, हम टोन भी देखते हैं, बेसल प्रेशर भी देखते हैं, पर ये चीजें मेन है कि कितनी फ्रीक्वेंटली कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, कितने ड्यूरेशन के लिए आ रहे हैं और क्या इंटेंसिटी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट साइन इज द शो। एक शब्द आता है शो जिसको हम बोलते हैं। तो व्हाट इज शो हियर, आपको जब आप डिलीवर फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में पेशेंट कई बार आता है, आप पीवी करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं तो आपको शो वहां मिलता है। व्हाट इज शो हियर, इट इज सर्वाइकल म्यूकस मिक्स्ड विद ब्लड। ऑल दीज आर वेलकम साइन। ये आपको मिल रहा है, मतलब आपकी पेशेंट अभी लेबर की स्टेट में जा रही है। और साइमल्टेनियसली एडिशनली क्या मिलेगा आपको, प्रोग्रेसिव इफेसमेंट एंड डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स आपको मिलेगा, एंड फॉर्मेशन ऑफ द बैग ऑफ वाटर्स। तो ये आप जब पीवी करेंगे तो आपको मेम्ब्रेन्स फील होती है वहां पे। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आपको मिल रहे हैं तो दिस इज द टाइम दैट यू हैव टू एडमिट योर पेशेंट। दिस इज एक्चुअल टाइम। तो दिस इज व्हाट, दिस इज ट्रू लेबर पेन। तो यहाँ पे आपने डिफरेंशिएट करना सीख लिया। पेशेंट अब ट्रू लेबर पेन में आपकी आ गई है, तब आपको अब कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये अर्ली फर्स्ट स्टेज की बात है। जब आपकी पेशेंट अर्ली फर्स्ट स्टेज में आएगी तो एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्शंस देखना कैसे है। पहली बार जब कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं तो आपको टाइम वहां पे नोट डाउन करना पड़ता है। आपको क्या देखना है, इंटरवल ऑफ 15 से 30 मिनट्स। इन जनरल जो हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्शंस इन जनरल हर 15 से 30 मिनट में आते हैं, और ड्यूरेशन क्या रहती है, अबाउट 30 सेकेंड्स के लिए आ रहे हैं। तो ये अर्ली फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं।
उसी तरह से लेट फर्स्ट स्टेज, थोड़ा टाइम निकल गया, तब आप देखेंगे इंटरवल क्या है, धीरे धीरे कम होने लगता है। हर 3 से 5 मिनट में पेशेंट को कॉन्ट्रैक्शंस आने लगते हैं। उसकी ड्यूरेशन क्या रहती है, ड्यूरेशन इज अबाउट ऑफ 45 सेकेंड्स। इस तरह की कंडीशन आपको मिल रही है, इसका मतलब है कि लेबर प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक है। व्हाट डज द वर्ड गुड पेन्स मीन्स? हम बात करते हैं दर्द बहुत अच्छे आ रहे हैं, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन्स कि इंटरवल ऑफ हर 3 से 5 मिनट में पेन्स आना और कितनी देर तक रहना, 45 टू 60 सेकेंड्स। दिस वर्ड एक्चुअली इंडिकेट्स कि अभी अच्छे पेन्स आ रहे हैं। ऑल दीज आर वेलकम साइन फॉर व्हाट, द प्रोग्रेस ऑफ नॉर्मल लेबर। आपको इन सारी चीजों से कुछ भी डेविएशन मिलता है, ऑल दैट इंडिकेट्स अब नॉर्मल लेबर। ठीक है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एट द हाइट ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन यूट्राइन वॉल कैन नॉट बी इंटेंडेड बाय द फिंगर्स। आप अपनी फिंगर्स के हेल्प से यूट्राइन वॉल को आप प्रेस करते हैं तो आपकी फिंगर्स उसमें अंदर जा नहीं सकती हैं। थोड़ा मीन्स थोड़ा सा अंदर पाल्पेट करना चाहेंगे तो एट द हाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। ये सारे क्लिनिकल पॉइंट्स आपको मिलते हैं, मतलब आपका जो पेशेंट है उसका लेबर जो है वो प्रोग्रेस की तरफ जा रहा है। इट्स अ गुड साइन। तो कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। कॉन्ट्रैक्शंस दे शुड बी रेगुलर, अगर इरेगुलर हुए तो अबनॉर्मलिटी है। दे शुड बी प्रोग्रेसिंग होनी चाहिए, धीरे धीरे ड्यूरेशन कम होना और जो धीरे धीरे उसका इंटरवल कम होना और ड्यूरेशन धीरे धीरे बढ़ना। अगर इस तरह से मिल रहा है तो लेबर प्रोग्रेस करेगा। ठीक है। हाउ टू असेस, आप कैसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस देख सकते हैं? इन जनरल हम क्राइटेरिया 10 मिनट का बना के चलते हैं। 10 मिनट तक पेशेंट के कहने पे नहीं चलना है, आपको खुद पाल्पेट करना है। तो पाल्पेट करना है फॉर 10 मिनट्स के लिए। उस 10 मिनट्स में कितनी बार कॉन्ट्रैक्शंस आए वो आपको नोट डाउन करना है, और आप कितने बजे देख रहे हो वो भी आपको 10:30, 10 o'clock व्हाटएवर, वो भी आपको आपकी फाइल में मेंशन करना पड़ता है। तो आप कितनी देर के लिए देख रहे हैं, ड्यूरेशन क्या था उसका, इंटेंसिटी क्या थी, फिर आपने 1 घंटे बाद अगर देखा तो अब क्या उसका ड्यूरेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, इंटरवल कम हो रहा है कि नहीं। तो ये सब अगर मिलता है आपको तभी आप यहीं पे देखिए, अभी आप फर्स्ट स्टेज की बात कर रहे हैं लेबर की, आप यही डिसाइड कर सकते हैं कि लेबर जो है प्रोग्रेस करेगा कि नहीं करेगा। तो ये बार बार सारे पॉइंट्स क्यों जानना जरूरी है, बार बार आपको कह रही हूँ। हेतु लिंग औषध की जो बात है, आपको कारण पता है, आपको सिम्टम्स समझ में आ रहे हैं, तो आपका मैनेजमेंट उस तरह से डिसाइड होगा। हम बहुत बार डॉक्टर को ब्लेम करते हैं कि गए नहीं कि ऑपरेशन कर दिया उन्होंने, ऐसा हर बार नहीं होता है। तो ये सारी फैक्टर्स वहां पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए। ठीक है, जो आपको भी जानना जरूरी है। तो हम एक क्राइटेरिया बना है, अगर कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं 20 सेकेंड से कम है तो दे कम अंडर कैटेगरी ऑफ वीक कॉन्ट्रैक्शंस। अगर 20 से 40 सेकेंड्स के बीच में देन दे विल कम बिटवीन मॉडरेट कॉन्ट्रैक्शंस, और अगर 40 सेकेंड से ऊपर आ रहे हैं मतलब स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं पेशेंट को। ठीक है। उसी तरह से प्री टर्म लेबर में कॉन्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्री टर्म लेबर एक्चुअल में क्या होता है, जो 37 कंप्लीटेड वीक्स के पहले ही स्टार्ट हो जाए। आपको कैसे पता, अब आप कैसे पता कर पाएंगे कि ये टर्म प्रेगनेंसी है कि प्री टर्म है? ठीक है, आपने उसका हिस्ट्री लिया, आपने एडीडी पूछा, आप बार बार ये सोचते होंगे मैडम इतना क्यों स्ट्रेस दे रहे हैं। बहुत बार आपको पेशेंट बेटा ऐसे मिलेंगे जिनके पास कोई स्कैनिंग रिपोर्ट नहीं है, तो अब आप वहाँ कैसे देख सकते हैं? स्कैनिंग है, आपके पास अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, तो आप यू आर अश्योर ठीक है अभी का कराएं, देन आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत बार आप पेरीफेरल एरिया में ऐसे बैठे हैं, कोई एकदम से आ गया, आपको नहीं पता है कैसे डील करना है। तो आपको इसलिए क्लिनिकली आप कोई भी इन्वेस्टिगेशन कराइए, आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसमें नीचे एक लिखा रहता है प्लीज कोरिलेट विथ योर क्लिनिकल फाइंडिंग्स, वो लिख कर छोड़ देते हैं। अब जो जिम्मेदारी है वो आपकी है। तो ये एक एक स्लाइड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्लिनिकल फाइंडिंग को आप, उन्होंने तो बता दिया हमें तो ऐसा लग रहा है, अब आप देख लीजिए। तो क्लिनिकल फाइंडिंग किसकी स्ट्रांग होगी? डॉक्टर की स्ट्रांग होगी, कंसल्टेंट की स्ट्रांग होगी, तभी तो वो आगे मैनेजमेंट कर पाएंगे ना। अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट को तो कुछ करना नहीं है वहाँ पे, रेडियोलॉजिस्ट को कुछ करना नहीं है, वो सिर्फ रिपोर्ट बना के छोड़ देते हैं। तो एक एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अभी आप यहाँ कैसे पता कि कई बार पेशेंट को प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस आने लगते हैं, समय से पहले दर्द उठना, वो क्या क्राइटेरिया, आप कैसे जान सकते हैं कि ये टर्म प्रेगनेंसी का पेन है कि प्री टर्म का पेन है? अब वही इसलिए कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में जानना यहाँ पे जरूरी है। तो अभी हम देखेंगे प्री टर्म लेबर में क्या है, रेगुलर विथ और विदाउट पेन। पेशेंट को कॉन्ट्रैक्शंस रेगुलर आएंगे, हो सकता है पेन के साथ हो, विदाउट पेन हो। 1 in every 10 minutes, हर 10 मिनट में आप देखेंगे तो आपको एक मिलेगा।
तो इस तरह से आप 1 घंटे में अगर देखेंगे तो हो सकता है आपको 4 से 5 कॉन्ट्रैक्शंस मिले पेशेंट में। और क्या मिलेगा साथ में, डायलिटेशन मोर देन और इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे कि डायलिटेशन नहीं होता है अगर ये फॉल्स पेन है तो, लेकिन प्री टर्म के केसेस में इवन कॉन्ट्रैक्शंस भी आ रहे हैं, पेशेंट को पेन भी हो रहा है, रेगुलरिटी भी है और डायलिटेशन इज ऑल्सो एट 2 सेंटीमीटर। इफेसमेंट भी आपको मिल रहा है यहाँ पे 80% और सर्वाइकल लेंथ भी आपको 2.5 सेंटीमीटर से छोटी मिल रही है। ये सब कुछ मिल रहा है तो डेफिनेटली दिस इज द केस ऑफ प्री टर्म लेबर। आपने मैनेज कर लिया तो ठीक है, नहीं मैनेज कर पाए तो वहां पे फिर कुछ भी मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी नियोनेट के साथ में क्रिएट हो सकती है। ठीक है, इसलिए प्री टर्म लेबर है, आप कई बार 37 वीक्स आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हो सारी क्राइटेरिया देखने के बाद में। हम जनरली डोवाडिलॉन देते हैं, टोकोलिटिक एजेंट हैं सारे, हमको लंग मैच्योरेशन के लिए स्टेरॉइड थेरेपी देनी पड़ती है, तो आपको पहले पता होगा प्री टर्म लेबर क्या है, क्या क्राइटेरिया है, तभी आप ये सारी चीजें वहां पे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से हमने भी जैसे प्री टर्म लेबर पढ़ा, उसी तरह से अगर पेशेंट को कॉन्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, कई बार लोग क्या करते हैं, गए नहीं कि उन्होंने ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन स्टार्ट कर दिया। अब आप इमेजिन करिए पेशेंट को ऑलरेडी इतने कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं और आपने ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन कर दिया तो पेशेंट का क्या हालत होने वाली है। यूट्राइन टेटाइनिक स्टेट हो जाएगी, फीटल डिस्ट्रेस हो जाएगा बिकॉज ऑफ हाइपोक्सिया, और अच्छे खासे केस को आपकी गलती की वजह से, क्योंकि हमें नहीं पता है, मतलब किसी से भी गलती हो सकती है, तो आप इसलिए ये सब चीजें यहाँ पे जानना जरूरी है। तो इन जनरल इन केस ऑफ एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन, इसको क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक स्टेट। अभी पेशेंट आपके पास आई, आपने कुछ नहीं किया है, तो एक शब्द आता है प्रेसिपिटेट लेबर बोला जाता है। कई बार पेशेंट 10 बजे रात में आई, 12 बजे तक पेशेंट डिलीवर कर गई, 2 घंटे में, ऑल्दो शी वाज अ प्राइमरी पेशेंट। तो दैट दिस वर्ड इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेट लेबर, जहां पे आप फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज को डिफाइन ही ना कर पाए, इतनी जल्दी 2 घंटे में सब कुछ हो गया। तो 5 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से डायलिटेशन वहां पे हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्शंस बहुत अच्छे थे, इसीलिए क्या है वहां पे प्रेसिपिटेट लेबर के फॉर्म में वो चीज डेवलप हो जाती है। उसी तरह से टोनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, इसको जनरली हम पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन या रिंग या बैंडल्स रिंग के नाम से भी जानते हैं। इस तरह की चीजें अगर डेवलप होती हैं तो डेफिनेटली आपका केस ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का केस बन जाता है। पीवी करेंगे, हेड विल बी जैम्ड देयर, आप हेड को हिला भी नहीं सकते, ना वो हिलता है। तो दिस इज द केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, बहुत डेंजरस ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में अगर आपकी पेशेंट चली गई तो यूट्रस में मॉर्बिड चेंजेस देखने को मिलते हैं, ब्लैडर में चेंजेस देखने को मिलते हैं। क्यों? ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की वजह से आपको वहां पे हिमेचूरिया देखने को मिल सकता है। ये प्रेशर डालता है किसमें, ब्लैडर पे। तो अगर आपको फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर पे ही सारी चीजें पता चल गई तो यू विल नेवर गो फॉर द नॉर्मल लेबर। आप कोशिश ये करेंगे कि कहते भी करके हम सिजेरियन सेक्शन करके बच्चे को बाहर निकालें, क्योंकि हमारा मोड बेटा हमेशा, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, हमारा मोड हमेशा यही रहता है स्टूडेंट्स की हम या तो नॉर्मल के लिए जाएं या फिर सिजेरियन सेक्शन के लिए जाएं। इसलिए मैं आपको सारी बार बार इस तरह की चीजों के लिए जोर दे रही हूँ, क्योंकि 2 ही तरीके हैं बेबी को आउट करने के लिए, एक्सपेल आउट करने के लिए, या तो आप असिस्टेड फोर्सअप या वैक्यूम भी ट्राई कर सकते हैं। इसीलिए आप ये सब अगर जानेंगे पहले से तो आप आपका मैनेजमेंट ठीक से रख पाएंगे। ठीक है, उसी तरह से होता है यूट्राइन इनर्शिया का केस होता है, इंटेंसिटी कॉन्ट्रैक्शंस की डिमिनिश्ड है, ड्यूरेशन बहुत शॉर्टेंड है, गुड रिलैक्सेशन फेस, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शंस आ ही नहीं रहे हैं, इंटरवल इज आल्सो इंक्रीज्ड। तो इस तरह के केसेस को आप यूट्राइन इनर्शिया, ऐसे केसेस में आप इंडक्शन के लिए जा सकते हैं। तो वहां पे अगर अच्छे से डायलिटेशन हुआ, एफेसमेंट हुआ, डिसेंट हो रहा है, तो ऑल दिस केसेस कैन बी प्रोग्रेस और नॉर्मल लेबर वहां पे हो सकता है। इसी तरह से अभी आपने हाइपर कॉन्ट्रैक्शन का स्टेट देखा, हाइपो देखा, इसी तरह से इन कोऑर्डिनेट यूट्राइन एक्शंस का भी होता है, अब नॉर्मल यूट्राइन एक्शन जिसको हम कहते हैं। इसमें क्या है, स्पास्टिक लोअर यूट्राइन सेगमेंट आपको देखने को मिल सकता है, कॉलिकी यूट्रस, एसिमेट्रिकल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलेंगे, कंस्ट्रक्शन रिंग आवर ग्लास पैटर्न में बनता है ये, और जनरलाइज्ड टोनिक कॉन्ट्रैक्शन। तो ये सब आपको क्राइटेरिया मिल रहे हैं, तो नॉर्मल लेबर इज वेरी डिफिकल्ट। तो देखिए सिर्फ कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में जान के ही आपका मैनेजमेंट आपने डिसाइड कर लिया that you have to go for labor, you have to induce or not, or you have to go for cesarean section. तो इसलिए ये मैंने पॉइंट्स यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज द लाइकर, एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए मैं इसको मैंने पाल्पेशन के पॉइंट में ही रखा है, अभी आप पाल्पेट कर रहे हैं। एक होता है ओलिगोहाइड्रामिनोस, व्हेन AFI इज लेस देन 5 सेंटीमीटर। AFI क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, इट इज रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग है, सॉरी सोनोलॉजिकल फाइंडिंग है। जब आप सोनोग्राफी कर रहे होते हैं
तब हम AFI इन सेंटीमीटर्स में हम वहाँ पे देखते हैं। तो अगर AFI 5 सेंटीमीटर से कम है तो इट इंडिकेट्स ओलिगोहाइड्रामिनोस। उसमें पर एब्डोमेन फाइंडिंग क्या मिलती है आपको? यूट्रस का साइज छोटा मिलेगा। एक नाम देते हैं, यूट्रस इज फुल ऑफ फीटस। क्यों? क्योंकि इसमें लाइकर ही नहीं है, एब्सेंट है, जीरो है, बहुत डिमिनिश्ड है, और फीटल मूवमेंट वुड बी लेस। कई बार आपके पास पेशेंट आएगा तो आपको समझना चाहिए कि लाइकर है भी कि नहीं है पेशेंट में। हर चीज पे आप अल्ट्रासाउंड पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं, आपको क्लिनिकली स्ट्रांग होना, तो ये पॉइंट्स पता होंगे कि ऐसा भी हो सकता है, देन यू कैन थिंक फॉर दैट। उसी तरह से पॉलीहाइड्रामिनोस का केस होता है जिसमें यूट्राइन साइज फंडल हाइट जो होनी चाहिए उससे ज्यादा मिलेगी आपको। गर्थ ऑफ द एब्डोमेन जो अभी हमने डिस्कस किया, आपको अम्बिलिकस पे ज्यादा देखने को मिलेगी। फीटल पार्ट्स विल बी इल डिफाइंड। अब आपको क्वेश्चन तब हो सकता है कि हम पॉलीहाइड्रामिनोस और ट्विन प्रेगनेंसी में कैसे कोरिलेट करें। ट्विन प्रेगनेंसी में आपको FHS ऑडिबल होंगी और आपको फीटल पार्ट्स बहुत सारे मिलेंगे, तो आप यहाँ से डिफरेंशिएट कर सकते हो कि पॉलीहाइड्रामिनोस का केस है कि ट्विन प्रेगनेंसी का केस है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या लिखा है? व्हेन नॉट टू डू, कब नहीं करना है। ऑस्कल्टेशन आपको करना है, सबको पता है कि हमें देखना ही है भाई FHS बच्चा फीटल का स्टेटस क्या है, टेकिकार्डिया है, ब्रेडिकार्डिया है, कब नहीं करना है, दिस इज वेरी एसेंशियल। ये बिगिनर से गलती होती है, उनको किसी ने बोला है सीनियर ने कि FHS देखनी है तो वो बस देख के आ गए। तो कब नहीं देखना है? तब नहीं देखना है जब आपकी पेशेंट को कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हों, दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हों तब नहीं देखना है। आप वहां पे आपको कॉन्ट्रैक्शंस ज्यादा या कम मिल सकते हैं, सही बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। जनरली ब्रेडिकार्डिया ही देखने को मिलता है, तो आप घबरा जाओगे कि आप तुरंत कॉल कर दोगे आपके सीनियर को कि अभी फीटल तो डिस्ट्रेस में जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, आपकी गलती की वजह से ऐसा हुआ है। तो जब भी आपके पेशेंट को कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हो, कॉन्ट्रैक्शंस को रिलैक्सेशन फेस में चले जाने दीजिए, यूट्रस रिलैक्स हो जाने दीजिए, फिर आप आराम से देख सकते हैं। देखना क्या है? रिदम एंड इंटेंसिटी एवरी हाफ एन आवर। ये मैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की बात कर रही हूँ। आपको रिदम देखना है, इंटेंसिटी देखना है फॉर 1 मिनट। कुछ लोग क्या है 15x4 कर देते हैं, 15 सेकंड तक देखा, मल्टीप्लाई कर दिया, बता दिया। ऐसा कभी नहीं करिए। एटलीस्ट फॉर 1 मिनट सभी आपको पता चलेगा कि सच में वो रिदम में है कि नहीं है, रेगुलरिटी मेंटेन है कि नहीं है। विथ स्टेथोस्कोप और डॉपलर आप देख सकते हैं। स्टेथोस्कोप में भी आपको उसके चेस्ट पीस में 2 आप देखते हैं, डायफ्राम होता है और एक उसका बेल पार्ट होता है। तो बेल मोड में आप लो फ्रीक्वेंसी को देखने के लिए हम यूज करते हैं, तो उसको आप वहां पे यूज कर सकते हैं इन जनरल, ठीक है। डॉपलर भी आजकल अवेलेबल हर जगह है। पेशेंट बहुत ओबीज है, पॉलीहाइड्रामिनोस का केस है, आप ऐसे केसेस में भी देख सकते हैं। यूट्राइन शफल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कई बार बहुत मतलब हमने भी गलती की हुई है, हम यूट्राइन शफल ही देख के बता देते। देखिए यूट्राइन शफल क्या है? इट इज समवॉट रिलेटेड टू सिंक्रोनस टू मैटरनल पल्स। तो आपको कभी भी लग रहा है ये यूट्राइन शफल आपने देखा है, आपको लग रहा है कम, क्योंकि कम आएगी, इट विल इन जनरली मैटरनल पल्स जितनी होती है उतनी यूट्राइन शफल होती है। तो आपको वहाँ पे कोरिलेट करना, आपको लग रहा है फिट इज 84 जा रहा है, 90 आ रहा है, वॉटेवर, तो इतना अगर आप FHS देखेंगे तो ये मतलब फीटल डिस्ट्रेस में हो रहा है, ये ब्रेडिकार्डिया में जा रहा है फीटस, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं है। आपने देखा क्या? यूट्राइन शफल देखा है। तो FHS देखना, यूट्राइन शफल देखना। आपको डाउट है अगर, तो यूट्राइन शफल को आप मैटरनल पल्स से कोरिलेट कर सकते हैं। इन जनरल नॉर्मली 110 से लेके 150 बीट्स पर मिनट तक FHS रहता है। नेक्स्ट वी विल कम ऑन पर वेजाइनल एग्जामिनेशन। तो इंस्पेक्शन का पॉइंट हम देखेंगे। आपको ये रूल है, गायनी में भी ये रूल है, पर स्पेकुलम करने के पहले इंस्पेक्शन करना, उसके बाद पर स्पेकुलम, उसके बाद PV एग्जामिनेशन के लिए जाना। तो इंस्पेक्शन में PV लीकिंग का केस है, कभी भी PV करने एकदम से मत जाइए। PV लीकिंग का पेशेंट केस है अगर, तो पेशेंट को आपको लेबर टेबल पे लेना है, आस्क द पेशेंट टू कफ, उसको लिथोटॉमी पोजीशन पे लेटा के पेशेंट को खांसने के लिए कहना। खांसेगी, इंट्राअब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, तो वहां पे आपको लाइकर का स्टेटस, लाइकर दिखेगा, फ्रैंक लीकिंग है, नॉर्मल लीकिंग हो रही है। उसी तरह से PV ब्लीडिंग, अगर क्या पता पेशेंट को नहीं पता है, कोई रिपोर्ट्स अवेलेबल नहीं है, प्लेसेंटा प्रीविया का केस है, तो यू शुड नेवर गो फॉर PV ब्लीडिंग। PV के लिए आपको नहीं जाना चाहिए, आपको इंस्पेक्शन करना चाहिए कि सच में बाउट्स में ब्लड जा रहा है, फ्रेश ब्लड है, कैसा ब्लड है, वो सब आपको देखना चाहिए। वल्वल इडिमा, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार पेशेंट नहीं बोलते, ऐसा आपको मिलेगा चीजें, नहीं बताया कि BP की मेडिसिन खाते हैं, नहीं बताया कभी BP बढ़ता भी था। वल्वल एडिमा आपको ज्यादातर गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन के केसेस में देखने को मिल सकता है। और अदरवाइज वल्वल एडिमा, कई बार ये लोग कहीं से भी PV करा के आते हैं पेशेंट आपके पास, तो आपको वहां पे भी एडिमेटस और हॉट
आपको जब आप पाल्पेट करेंगे तो दिखता है वल्वा एरिया। इसका मतलब फ्रीक्वेंटली और अनहाइजीनिक एसेप्टिक तरीके से पीवी किया है, इसलिए आपको वल्वल एडेमा वहां पे दिख सकता है। साइंस ऑफ प्रीवियस बर्थ भी आपको देखना चाहिए। जस्ट फॉर मेडिको लीगल एस्पेक्ट ये पॉइंट यहाँ पे डाला है, इस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहती हूँ। आपको दिखेगा, आपको पहले वहां पे पेरिनियल रीजन है, वेजाइना है, काफी रूमी दिखाई देगी, पेरिनियल लैक्सिटी दिखाई देगी, कोई स्कार रहा होगा एपिजोटमी लैसेरेशन का तो स्कार दिखाई देगा, उससे भी आप पता कर सकते हैं ये प्राइमरी पेशेंट है या मल्टी पेशेंट है। क्योंकि मैंने एक पॉइंट एड ऑन कर दिया मेडिको लीगल एस्पेक्ट, तो उससे ज्यादा मैं अंदर बात नहीं करना चाहूंगी। एनस भी आपको डेफिनेटली इंस्पेक्ट करना है, कोई हेमोरॉइड्स तो नहीं, कई बार हम एनीमा वगैरह देते हैं, तो आपको ये सब चीजें भी वहाँ पे जेंटली काम करना है, इसलिए सब चीजें भी आपको वहाँ पे देखनी चाहिए। पर स्पेकुलम व्हाट यू हैव टू सी, लीकिंग का केस है तो भी आप पर स्पेकुलम लगा के एक बार देख सकते हैं। कॉर्ड प्रोलैप्स वेरी इंपॉर्टेंट, कॉर्ड प्रोलैप्स है तो यू कैन ऑल्सो गो देयर फॉर कॉर्ड दिस इज फॉर पर स्पेकुलम भी आप करके देख सकते हैं। कई बार प्रोलैप्स बाहर तक आता है, कई बार वेजाइना में ही रहता है, तो विद द हेल्प ऑफ स्पेकुलम यू कैन गो फॉर दैट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज द डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स। डायलिटेशन इन जनरल हम सेंटीमीटर्स में करते हैं, कुछ की आदत होती है वो फिंगर्स पे लेते हैं, 1 फिंगर डायलेटेड है, 2 फिंगर डायलेटेड है, तो डायलिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। राइप सर्विक्स जो मैंने आपको पेचुलर सर्विक्स के बारे में कहा, इट एडमिट्स 1 फिंगर, it would be consistency would be soft and it is less than 1.5 सेंटीमीटर। डायलिटेशन है 1.5 सेंटीमीटर तक आपको देखने को मिल सकता है। फिर क्या है वेरी इंपॉर्टेंट इज द रेट ऑफ सर्वाइकल डायलिटेशन। इन जनरल जब हम लेबर के लिए जाते हैं हम उसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेटेंट फेस एंड एक्टिव फेस। व्हाट इज लेटेंट फेस हियर, 0 से 3 सेंटीमीटर तक हम उसको लेटेंट फेस में एड ऑन करते हैं। उसके बाद आता है एक्टिव फेस जो आफ्टर 3 सेंटीमीटर स्टार्ट होता है, तो तब हमको एक्चुअल में देखना जरूरी है कि किस तरह से डायलिटेशन हो रहा है। तो क्या तरीका है देखने का, आपको कैसे पता चलेगा जो डायलिटेशन हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं। तो प्राइमरी पेशेंट में हर 1 घंटे में 1 सेंटीमीटर डायलिटेशन होना चाहिए आइडियली। उसी तरह से मल्टी में इट शुड बी 1.5 सेंटीमीटर पर आवर, दिस इज नॉर्मल। एनी अबनॉर्मलिटी इफ यू सी हियर, इसका मतलब दिस इज द केस ऑफ नॉन प्रोग्रेस ऑफ लेबर। अगर 1 सेंटीमीटर पर आवर से डायलिटेशन नहीं हो रहा है मतलब लेबर आपका प्रोग्रेस में नहीं है, उसके पीछे बहुत से रीजंस हो सकते हैं, ठीक, उसको हम देखेंगे। तो दिस इज अबाउट द डायलिटेशन। और क्या आपको डायलिटेशन में पीवी करते समय दिख सकता है, राइप सर्विक्स है, फीलिंग ऑफ हार्ड स्कल बोन्स आपको पीवी में मिल रहा है अगर, तो दिस इज इंडिकेट द केस ऑफ पोस्ट मैच्योरिटी की 40 वीक से अबव की प्रेगनेंसी है, 42 वीक सॉरी, अगर आपको पीवी करते समय ये फाइंडिंग मिलती है। सर्विक्स आपको थिक मिल रही है, इडीमेटस मिल रही है, मतलब दिस इज द केस ऑफ सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। देखिए अभी अब मैं फर्स्ट स्टेज पे ही हूँ, मैंने सेकेंड स्टेज पे तो मैं गई ही नहीं हूँ, ये सारी फर्स्ट स्टेज की फाइंडिंग्स हैं। पुअर डायलिटेशन आपको मिल रहा है, किससे डायलिटेशन कंपेयर कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन से, टाइम से, तो दिस इज द केस ऑफ यूट्राइन इनर्शिया। सर्विक्स थिक मिलती है आपको, हैंग्स लाइक अ कर्टेन, तो वो क्या केस हो सकता है, स्पास्टिक लोअर सेगमेंट। सर्विक्स फुल्ली डायलेटेड है, हॉट एंड ड्राई वेजाइना है, तो ये ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का केस है। ये पीवी करने से देखिए आपको चीजें अब पता चल रही हैं, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट आपको मैनेजमेंट करना है, एग्जामिनेशन करना ही बस नहीं, यू हैव टू गो फॉर द मैनेजमेंट ऑल्सो, ट्रीटमेंट ऑल्सो। इफ सर्विक्स इज पुल्ड अप, एडमिट्स अ फिंगर टिप एंड बल्जिंग मेम्ब्रेन्स आपको फील हो रही हैं, तो दिस कैन बी द केस फॉर द पॉलीहाइड्रामिनोस। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको जो रखे हैं आपके सामने, ऐसी फाइंडिंग्स मिलती हैं, तो हो सकता है ये सारे केसेस वहां पे हो सकते हैं। नेक्स्ट कम्स द इफेसमेंट। इफेसमेंट नॉर्मली बोले थिनिंग ऑफ द सर्विक्स, टेकिंग अप ऑफ द सर्विक्स। जब लोअर सेगमेंट स्ट्रेच होता है, प्रेजेंटिंग पार्ट नीचे की तरफ आता है, तब सर्विक्स में इफेसमेंट देखने को मिलता है। इन जनरली इसको हम परसेंटेज वाइज बताते हैं, 0% इफेस्ड है, 10, 20, 30, 40 लाइक दिस वी गो ऑन। 100% इफेसमेंट बोले तो इट इज कंप्लीटली इफेस्ड, पूरा डायलिटेशन हो गया है और पतली हो गई है मेम्ब्रेन। लेकिन कई बार क्या होता है, आप प्राइमरी पेशेंट में देखेंगे, प्राइमरी पेशेंट में धोखा बहुत बार सबसे जो बिगनर्स होते हैं उनसे होता है, इफेसमेंट पूरा हो गया पर डायलिटेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप बिगनर से आपने पीवी किया, जब इफेसमेंट पूरा होता है आपको सिर्फ फीटल हेड फील में आता है, आप जब पूरा चारों तरफ इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर से पीवी करते हैं आपको लगता है इट इज द केस ऑफ फुल डायलिटेशन, तो दिस इज नॉट द केस ऑफ फुल डायलिटेशन। तो इफेसमेंट प्राइमरी पेशेंट में कई बार पहले हो जाता है और डायलिटेशन बाद में होता है, लेकिन मल्टी केसेस में ये साइमल्टेनियसली साथ में चलता है। नेक्स्ट है मेम्ब्रेन्स। मेम्ब्रेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट।
ये सब आप पीवी करते समय आपको पता चल रहा है। पीवी की फाइंडिंग्स है ये सारी। मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन्स एब्सेंट है। इफ मेम्ब्रेन्स आर इंटैक्ट, पेशेंट इज अलाउड टू वॉक। कुछ डॉक्टर्स का फंडा होता है, वो करते हैं ऐसा कि दे आस्क द पेशेंट टू वॉक हाउ मच ही कैन वॉक। आप थोड़ा घूमिए तो बच्चा थोड़ा नीचे आएगा, ऐसा इन नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। तो हर किसी को आपको ये एडवाइस नहीं करना है दैट यू गो फॉर वॉकिंग। वॉकिंग इन द सेंस आप उसी रूम में ही वॉक करना है, ऐसे कहीं बाहर जाने के लिए यू डोंट हैव टू से। तो इफ मेम्ब्रेन्स आर इंटैक्ट देन ओनली यू हैव टू से। फिर हमें मेम्ब्रेन्स कई बार रप्चर हो जाती हैं, कई बार आप रप्चर करते हैं। अगर हम करते हैं तो दैट कम्स अंडर ARM, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन्स। तो देयर कलर को देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट देयर। सिर्फ मेम्ब्रेन रप्चर कर दी और लाइकर का स्टेटस नहीं देखा तो उससे भी हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर सकते हैं। पहला इंपॉर्टेंट है मेकोनियम स्टेन लाइकर। मेकोनियम स्टेन लाइकर अगर आपको ARM करते समय मिला या पेशेंट आपके पास लीकिंग की में ऐसे आ रही है तो आपको तुरंत समझना है दैट फीटल इज इन डिस्ट्रेस। जब भी फीटस अंदर डिस्ट्रेस में होगा, हाइपोक्सिक स्टेट में होगा, एनल स्फिंक्टर ऑटोमेटिकली ओपन होते हैं फीटस के और स्टूल पास हो जाता है। एंड मेकोनियम इज द फर्स्ट स्टूल ऑफ फीटस। तो उसी चीज को वो लाइकर में मेम्ब्रेन में अगर है तो कई बार एस्पायरेट कर जाता है, जिसको मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम के नाम से भी हम जानते हैं। तो इस तरह से थिन और थिक मेकोनियम स्टेन लाइकर को आपको फीटल डिस्ट्रेस से समझना है। कई बार गोल्डन कलर देखने को मिलता है, इट इंडिकेट्स व्हाट RH इनकम्पेटिबिलिटी। ग्रीनिश येलो, इट इंडिकेट्स पोस्ट मैच्योरिटी। डार्क ब्राउन इफ इट इज देयर, इट इंडिकेट्स IUD। डार्क ब्राउन एक्सीडेंटल हैमरेज के केसेस हैं, प्लेसेंटा प्रीविया में, अब्डक्शियो में, आपको ये सारी चीजें। तो देखिए एक एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आप फाइंडिंग लेते जाएंगे, आपका मैनेजमेंट डिसाइड होता चला जाएगा। ये AFI तो मैंने आपको बता ही दिया था। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज द PROM, प्री लेबर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, जिसको हम जनरल PV लीकिंग के नाम से बार बार कहते हैं। या पेशेंट कई बार ऐसे आती हैं आपके पास कि मैडम पानी बहुत जा रहा है, तो यहाँ पे आपको यू हैव टू डिफरेंशियल डायग्नोसिस यहाँ पे भी करनी है कि यूरिनरी इनकंटिनेंस तो नहीं हो रहा है। पेशेंट कई बार नहीं समझ पाते कि वो मिक्चुरेट कर रहे हैं फ्रीक्वेंटली कि उनको PV लीकिंग का केस है, तो वहां पे आपको फिर एग्जामिन करना पड़ता है। तो व्हाट इज प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन क्या है? बियॉन्ड 28 वीक बट बिफोर ऑनसेट ऑफ द लेबर। 28 वीक के बाद में अगर ये हो रहा है लेकिन ऑनसेट ऑफ लेबर के पहले, तो ये प्री लेबर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन कहलाता है। नेक्स्ट टर्म PROM, व्हाट इज टर्म PROM? बियॉन्ड 37 वीक बट बिफोर द ऑनसेट ऑफ द लेबर। 37 वीक के बाद कभी भी होना लेकिन ऑनसेट ऑफ लेबर के पहले होना। प्री टर्म PROM क्या है? बिफोर 37 कंप्लीटेड वीक्स में स्टार्ट होना। प्रोलॉन्ग्ड रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन मोर देन 24 आवर्स। ये सबके क्लिनिकल इंपॉर्टेंस हैं। सिर्फ रप्चर हो गया मेम्ब्रेन, आप उसको लेबर के लिए इंड्यूस कर सकते हैं ऐसा नहीं है। अगर हम पहले की बात करें, प्री लेबर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन्स की बात करें, प्री मैच्योर भी कह सकते हैं आप उसे, 28 वीक के बाद हो गया तो ऐसा नहीं आप उसको इंड्यूस कर देना है पेशेंट को। आपको हम कई बार बेड रेस्ट करके, एमनियो इन्फ्यूशंस करके भी हम इसे कंट्रोल में ला सकते हैं। उसी तरह से जैसे प्रोलॉन्ग ROM है, मोर देन 24 आवर्स, आपको बताया मैंने अभी, मोर देन 24 आवर्स से लीकिंग हो रही है, तो इस तरह के केसेस डेफिनेटली 80 to 90% दे टर्न अप इनटू लेबर। ऐसे केसेस हैं तो डेफिनेटली पेशेंट आपके लेबर में चली जाती है, क्योंकि लाइकर जो निकल रहा है उसमें से प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस भी हो रही है। तो इस तरह से क्या है, और मैंने आपको इन्फेक्शन के लिए बोला ही है, तो आपको इन्फेक्शन है तो क्या है, आपको गुड एंटीबायोटिक कवरेज वहाँ पे पेशेंट को देना है, अदरवाइज परप्यूरल सेप्सिस इन फर्दर पेशेंट को देखने को मिल सकता है। तो एक एक आप चीजों को देखेंगे तो वैसे आपका मैनेजमेंट, बार बार कह रही हूँ, डिसाइड होता है वहां पे। और भी PV में इंपॉर्टेंट चीजें, प्रेजेंटिंग पार्ट एंड इट्स पोजीशन आपको देखना है। ऑक्सीपुट है, सिंसीपुट है, फंटानेल्स कैसे हैं, सूचर्स कैसे हैं, आपको सारी चीजें वहां पे देखना जरूरी होता है। इससे हमको पता चलता है इंटरनल रोटेशन हो रहा है कि नहीं, डिसेंट ऑफ हेड हो रहा है कि नहीं, हेड स्टक तो नहीं हो गया, डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट में तो नहीं चला गया। इन सारे PV फाइंडिंग्स सबको पता चलता है। स्टेशन ऑफ द हेड, ये सब PV फाइंडिंग्स है। इस्चियल स्पाइन जहां होती है वहां पे जीरो स्टेशन हम कहते हैं। उसके ऊपर हम जाते हैं तो -1, -2, -3, -4, -5। उसी तरह से हम जीरो स्टेशन से नीचे की तरफ आते हैं, +1, +2, +3, +4, +5, इस तरह से आपको देखने को मिलता है। तो स्टेशन ऑफ हेड डिसेंट होना भी जरूरी है। एक्चुअली पूरी ऑब्स्टेट्रिक्स 3P पे काम करती है, पावर, पैसेंजर एंड पैसेज। पावर, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस बहुत अच्छे हैं। पैसेज,
अगर सीपीडी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी पेल्विस अच्छी है, एडिक्वेट है, और अगर पैसेंजर सही है, फीटस सही है, कोई भी अबनॉर्मलिटी के साथ में हाइड्रोसेफेलस नहीं है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो डेफिनेटली नॉर्मल लेबर होगा। लेकिन इन तीनों में से कुछ भी अगर गड़बड़ है तो वहां पे नॉर्मल लेबर हो पाना मुश्किल है। उसी तरह से कैपुट फॉर्मेशन के लिए भी आपको देखना है। व्हाट इज कैपुट हियर? स्वेलिंग होती है, स्टैग्नेशन ऑफ फ्लूइड है, जो फीटल स्कैल्प होता है उसके बीनीथ में जो स्वेलिंग, ये स्टैग्नेशन ऑफ फ्लूइड होना। जब फीटस गर्डल ऑफ कांटेक्ट में आता है, वो सर्विक्स भी हो सकता है, वो विजाइनल आउटलेट भी हो सकता है, वो पेल्विक इनलेट। आप कई बार देखते हैं बच्चा जब पैदा होता है तो सिर में, लोग कहते हैं सिर में बहुत स्वेलिंग है पेशेंट के, बच्चे के, सॉरी, तो इसका मतलब क्या है? दैट इज व्हाट कैपुट फॉर्मेशन। तो सीवियरिटी है कैपुट में, ज्यादा स्वेलिंग है तो इट इंडिकेट्स कि बच्चा कितनी देर फीटल डिस्ट्रेस में रहा होगा। मोल्डिंग, व्हाट इज मोल्डिंग हियर? इट इज अल्टरनेशन इन द शेप ऑफ द फोरकमिंग हेड, क्योंकि हेड किससे पास आउट हो रहा है? इनलेट से, आउटलेट से, सर्वाइकल कैनाल से, वेजाइना से, तो कहीं ना कहीं वहां पे मोल्डिंग का प्रोसेस होता है। जो पैराइटल बोन्स होती है उसमें ओवरलैपिंग होती है। अगर सारे पैरामीटर्स ठीक है तो थोड़ा तो फर्स्ट ग्रेड जो मोल्डिंग होती है बेबी डिलीवर कर जाता है, लेकिन सेकेंड ग्रेड में क्या है? बोन्स की ओवरलैपिंग होने लगती है। थर्ड में क्या है? ओवरलैपिंग नहीं, फ्यूजन ऑफ द पैराइटल बोन्स। इन जनरली आपको पोस्ट मेच्योरिटी केसेस में देखने को मिलता है। इसीलिए पोस्ट मेच्योरिटी केसेस जो होते हैं या पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी जो होती है उसमें हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए नहीं लेते हैं, क्योंकि जो पैराइटल बोन्स होती हैं उसमें वो फ्यूजन होने लगता है, तो मोल्डिंग की प्रोसेस नहीं हो पाती है। तो मोल्डिंग क्यों जरूरी है? नॉर्मल लेबर के लिए जरूरी होती है। तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको पीवी करते समय देखना बहुत जरूरी है। लास्ट इन वेरी शॉर्ट मैं मैनेजमेंट के लिए बोलना चाहती हूँ। प्रीलिमिनरीज, अभी तक आप जो भी कुछ इन सारी 33 स्लाइड्स में देख रहे थे, ये सब कुछ प्रीलिमिनरीज में आता है। ये सब करने के बाद में यू हैव टू गो फॉर द मैनेजमेंट। तो जनरल मैनेजमेंट, इसमें मैनेजमेंट आपके लिए भी है, पेशेंट के लिए भी है। बॉवल, पेशेंट के अगर रेक्टम लोडेड है तो एनिमा देना है आपको पेशेंट को वहां पे। ये सब चीजें भी सच ऐसा नहीं है, लेकिन हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो अपान वायु अगर उसका वेग सही हो रहा है तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए पेन्स इंक्रीज करने में ऐसा कुछ सच बोलते नहीं है, लेकिन फिर भी हम एनिमा देने से हमने देखा है कि नॉर्मल डिलीवरी अच्छे से होती है। उसी तरह से डाइट, आपको पेशेंट को कुछ भी बहुत हेवी फूड नहीं देना है, सिप्स ऑफ वाटर ही पेशेंट को आइडियली देना चाहिए, क्योंकि कब आपकी पेशेंट को सेक्शन के लिए लेना पड़े आप कह नहीं सकते। और कई बार पेशेंट को वॉमिटिंग होती है, तो इस तरह से भी आईवी फ्लूइड्स भी चल रहे होते हैं। तो डाइट में ऐसा कुछ स्पेशल डाइट नहीं होता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, सिर्फ लिक्विड डाइट आप थोड़ा बहुत सिप ऑफ वाटर, सिप ऑफ टी पेशेंट को दे सकते हैं। ब्लडर केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। कई बार रिटेंशन ऑफ यूरिन रहने की वजह से लेबर प्रोग्रेस नहीं कर पाता, तो पेशेंट इफ शी कैन इवैक्यूएट, हम कई बार इस पॉइंट को मिस कर जाते हैं कि पेशेंट अभी फ्लूइड लगा है तो डेफिनेटली ब्लैडर में भी यूरिन रिटेंशन हो रहा होगा, पेशेंट जा सकती है तो ठीक है, अदरवाइज आपको कैथेटराइज करना पड़ेगा। कई बार कैथेटराइज करने से हमने कई बार देखा है नॉर्मली लेबर हो जाता है। असेसमेंट, अभी तक अब जितने सारे पॉइंट्स पढ़ रहे थे वो सब असेसमेंट रेगुलरली आपको करते रहना। आपको ये नहीं आपने एक बार एफएचएस देखा फिर आपने छोड़ दिया, आपने एक बार कॉन्ट्रैक्शन देखा फिर आपने छोड़ दिया, तो ये असेसमेंट रेगुलरली आपको करते रहना है। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली चेक फॉर द फीटल डिस्ट्रेस ऑल्सो, तो लाइकर के स्टेटस से, एफएचएस के स्टेटस से, एंड आपको मेटरनल डिस्ट्रेस भी देखना है। मदर का ब्लड प्रेशर, बीपी, टेम्परेचर, मदर का एंशियस लुक तो नहीं आपको लग रहा है, वेजाइना ड्राई है, हॉट है जैसे मैंने बताया था, देन दिस वुड बी द केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। वैसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैंने बहुत कोशिश की है इसको मैं ब्रीफ में ही बताने की। तो बस मैं स्लाइड को यहीं एंड ऑन करती हूँ। एक्चुअली सिर्फ मॉडर्न ही इसमें लिया है मैंने, क्योंकि आयुर्वेद को ऐड ऑन करते तो बहुत ज्यादा हो जाता, और मुझे लगता है शायद सबको आयुर्वेद ही सुनना था, पर सिर्फ एक कोशिश है प्रैक्टिकली। आप, मुझे लगता है दीक्षा जी मुझसे सहमत होंगी, प्रैक्टिकली भी ये सारे पॉइंट्स जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मिसमैनेजमेंट, हम इन सबको जानेंगे तभी हम अपना आयुर्वेद अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, मतलब जो मेरा ओपिनियन है। इसलिए मैंने बहुत ब्रीफ में रखा, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आपको कलेक्टिवली सारी चीजों को लेना है। तो बस, थैंक यू। Thank you so much, Rishu ma'am, for this very elaborative session. Under one umbrella of Prajayini, almost whole first stage of labor, जिसको कि हमने ऐड किया क्लिनिकल एस्पेक्ट से, पेशेंट आएगा उसको हमें कैसे देखना है, हाउ टू थिंक, व्हाट टू थिंक,
and importance of history taking, what right advice we can give to the patient, and most important जो timing की importance कि कितना टाइमिंग लेबर पेन्स होना चाहिए, कितना टाइम सर्वाइकल डायलेटेशन में लगता है, तो उस सब की इंपॉर्टेंस आपने हमें बताई। और डेफिनेटली ये सब जानने के बाद हम एक कंक्लूजन पे तो आए कि इलेक्टिव इज 100% बेटर देन एनी इमरजेंसी सिचुएशन। तो ऑल दीज पॉइंट्स कैन कोरिलेटेड अस इन सेविंग आवर स्किन by the Google patients जो आजकल हमारे पास आते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस वेरी इलैबोरेटिव सेशन। सो आज के कोई क्वेरी किसी बच्चे की कोई क्वेरी है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं पार्टिसिपेंट्स। इज देयर एनी क्वेरी? डॉक्टर ऋषु जी ने इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया तो बच्चे बिल्कुल वेल सेटिस्फाइड है। और सच में डॉक्टर साहब, क्योंकि हम क्लिनिकल काम करते हैं इसलिए पता है कि आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ा है। डॉक्टर साहब इतना बढ़िया ऐसे किया, बल्कि जो मैं उन बच्चों को एक मैसेज देना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा जब शुरू हुआ तब 60-65 स्टूडेंट्स थे। चाहे हो सकता है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के ऐसे कहीं से भी हो सकते हैं, मगर यहाँ विश्वारित परिषद में एक अपने पैथोलॉजी में हमारे टीचर है डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली थी और सभी को पता होती है, मगर मैं उनके नाम से रिपीट करना चाह रही हूँ कि कौन से पेशेंट को कब रेफर करना। इट इज टू इम्पोर्टेंट फॉर यूनानी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, एनीपैथी, है ना, कि भी कब उनको सही समय पे सही सलाह दे देना। और ये मैं यहाँ जब भी 5 साल तक यहाँ अपने जयपुर में ही ये एक वर्कशॉप, एक लेक्चर सीरीज चली, तभी मैं सभी स्टूडेंट्स को कहती थी कि चाहे आप लोग शालाक्य से पीजी करो, अगस्त से करो, फिजियोलॉजी से करो, रचनाशास्त्री कहीं से भी करो, आपके पड़ोस में या आपके पास कहीं भी एक पेशेंट है तो यू मस्ट हैव ऑल द इंफॉर्मेशन, है ना, यूजफुल इंफॉर्मेशन, कि भाई वो नहीं चाहिए आपको कि नहीं नहीं ये नहीं, अभी ये जरूरी है ना। तो डॉक्टर साहब मैं बहुत ज्यादा मिस, सच में बहुत अच्छा था। ओवर टू दीक्षा। थैंक यू सो मच मैम। मैं इस माध्यम से ऑनलाइन डिजिटल इंडिया के माध्यम से भी थैंक देना चाहती हूँ कि जब ये विश्व आयुर्वेद परिषद की लेक्चर सीरीज स्टार्ट हुई थी तब मेरा पीजी हो चुका था और मुझे बहुत अफसोस होता था कि मैं क्यों नहीं हूँ अभी वहां। मतलब उस हिमाद्री भवन जब वो बन रहा था तब हम उसकी एक एक ईंट लगने के साक्षी थे, लेकिन एक भी लेक्चर में अटेंड नहीं कर पाई थी वहां। तो थैंक यू सो मच मैम इसको टेक्निकली ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। तो क्योंकि अब किसी की कोई क्वेरी नहीं है तो मेरे हिसाब से हम शांति मंत्र के साथ एंड करें सेशन। जी 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 बिल्कुल, सभी एक साथ में थैंक यू वंस अगेन। हाँ जी, हाँ थैंक यू सो मच ऋषु मैम वंस अगेन। थैंक यू हीतल मैम, थैंक यू दीक्षा जी, थैंक यू सो मच। सभी एक साथ में शांति मंत्र बोलेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, सभी पार्टिसिपेंट्स का, खासकर डॉक्टर ऋषु मैम का, डॉक्टर गीता मैम का, डॉक्टर दीक्षा खतुरिया का और डॉक्टर सुरेश सोलंकी, उनके सारे स्टूडेंट्स, डॉक्टर दीक्षा के स्टूडेंट्स और सभी एनआईए के पार्टिसिपेंट्स और डॉक्टर बलदेव सर का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद कि आपने इस लेक्चर को बहुत अच्छा बनाया। और डॉक्टर ऋषु मैम, विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद। नमो नमः। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम।